रक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। भाली की त्रास कपीस बसै गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुधि लाए इहाँ पगुधारो। तेरी थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हमारी संस्कृति जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। श्री राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। पाप अनाचार में घोर अंधकार में। पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली। एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती यह प्रण है श्री राम का। यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा नाम नहीं विश्राम का। नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने गले की जिसका मंत्र वयम रक्षाम का। मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का। समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं देवता प्रसन्न हैं। तीनों लोक धन्य हैं देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली। आज की सेना चली। श्री राम जी की सेना चली। श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव
अब ये गाना मैं, ये भजन मैं चला रहा हूँ भरत के लिए। भरत, भरत, ओए भरत, सुनना आप ध्यान से। ये लो। पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे। संग हो जैसे है गिरधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। चलो भाई, चलो 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 चलो। ओ माय गॉड, मजा ही आ गया जी आज तो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सारे नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? चलो बहुत वधिया जी, वधिया ही होना चाहिए जी। गुड मॉर्निंग उर्वशी, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग श्रुति, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग अंशिता, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग चांदनी, ओ चांदनी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा। गुड मॉर्निंग जी अथर्व, गुड मॉर्निंग सौम्या, गुड मॉर्निंग वत्सल, वेरी गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल? वधिया सारे? तंदुरुस्त एकदम? फैमिली वधिया? रापचिक मस्त मौज बहार? चलो बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब कल हमने कुछ किया नहीं था, पता है ना? कल हमारा टाइम हो गया था वेस्ट। कल हमारा 1.5 घंटा मेरी कहानी सुनने पे लग गया, बताओ। तो आज हमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। आज हमें फाइनली चैप्टर नंबर 1 हमें स्टार्ट करना है। सेक्शन नंबर 4 मैंने कहा था कि एक बार अपने घर से रीड करके आना है, तो सेक्शन नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जी, ठीक है जी। बट उससे पहले एक बार फटाफट से भगवान जी की प्रार्थना कर लेते हैं जी। एक बार उससे पहले फटाफट से भगवान जी की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे हाथ जोड़ लो जी, सारे बच्चे हाथ जोड़ लो फटाफट से जी। लो जी, 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी, प्रार्थना हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। अब आ जाओ फटाफट से जी। लास्ट क्लास में हमने कुछ किया नहीं था, तो रिवीजन भी हम क्या ही करेंगे।
बट हाँ, हमने 2 क्लास बेसिक हमने समझ ली हैं और आज हमें चैप्टर नंबर 1 अपना स्टार्ट करना है। और चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन नंबर 4 जो मैंने घर से एक बार रीड करने को दिया था वो आज हमें करना है जी, ठीक है जी। अच्छा, अभी आपकी ना बुक का इंडेक्स है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरी बुक वाले से बात हुई थी, 2 या 3 दिन के अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर वो 1-2 दिन के अंदर डिस्पैचिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। बट मैंने पहले 2 चैप्टर का PDF आपको दे दी है। जब तक हमारे ये चैप्टर ख़त्म होंगे ना, उससे पहले आपके पास बुक्स आ जाएंगी जी। ये मेरा वादा रहा आपसे कि जब तक ये हमारे चैप्टर ख़त्म होंगे उससे पहले आपके हाथ में बुक्स होंगी जी, ठीक है जी। चलो इधर देखना ध्यान से। अब अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो टोटल 10 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं बस इनकम टैक्स में। जैसे GST में टोटल मिला के मेरे ख्याल से 33 या 31 चैप्टर थे मेरे ख्याल से, बट इनकम टैक्स में आपके 10 चैप्टर हमें ख़त्म करने हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन का है, जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी पढ़ा होगा, प्रोफेशनल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। बट मैं ये एज्यूम नहीं करूँगा कि आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा है, सेम डेप्थ में लेके चलूँगा। मतलब पूरा हम डिटेल में करेंगे, सब कुछ हम डिटेल में करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 वही एग्जीक्यूटिव वाला, जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है वो मे भी थोड़ा बोर हो सकता है, जिसने सही ढंग से नहीं पढ़ा तो डिटेल में हम यहीं पे करके चलेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 फिर आपका है रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। ये भी आपने एग्जीक्यूटिव में किया होगा जी, इसको हम प्रोफेशनल में दोबारा से करेंगे। रीज़न क्योंकि प्रोफेशनल में काफ़ी सारी जगह पर इसकी लिंकिंग है, इसलिए मैं डिटेल में करना है। फिर एक चैप्टर नंबर 3 है इनकम विच डू नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब कौन कौन सी इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। सेक्शन 10 की जो लिस्ट होगी ना वो चैप्टर नंबर 3 में है। वैसे ही आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैंने आपकी बुक में डाला हुआ है, क्योंकि ना कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि सेक्शन 10 में कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है, तो मैंने इस बुक में डाल दिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका अदर सोर्स का है। इसमें हम गिफ्ट की टैक्सेशन करेंगे कि अगर मान लो कहीं से मुझे गिफ्ट मिलेगा उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 4 के अंदर हैं। फिर यहाँ से मेन चैप्टर आपके स्टार्ट होंगे चैप्टर नंबर 5 से, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हो गया, अवॉइडेंस हो गया, इवेजन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएंगी। फिर चैप्टर नंबर 6 हमारा टैक्सेशन ऑफ कंपनी, LLP, NR। अब कंपनी की टैक्सेशन मीन्स क्या हो गया, डिविडेंड की टैक्सेशन हो गया। उसके अंदर फिर क्या कवर होएगा, मैट कवर हो जाएगा, बायबैक की टैक्सेशन हो गया, लिक्विडेशन हो गया, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 6 के अंदर आती हैं। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 7 एक चैप्टर होगा गार और सार का। आपको मैंने कहा था नहीं कि कॉन्सेप्ट होगा गार और एक सार, तो गार और सार की बातें जो होंगी वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर होंगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 हमारा है इंटरनेशनल टैक्सेशन, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 8 हमारा है। फिर चैप्टर नंबर 9 आपका है टैक्स ट्रीटी, मतलब DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर नंबर 10 के अंदर है इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, मतलब स्लम सेल हो गया, अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, डी मर्जर हो गया, वो सारी की सारी बातें आपके चैप्टर नंबर 10 के अंदर निकल के आ रही हैं जी। तो ये सारे आपके चैप्टर हैं बस, ठीक है। तो 422 पेज की बुक आपके पास आएगी, 422 पेज हमें बस करने हैं जी। और पता भी नहीं लगेगा कि इनकम टैक्स हमारा कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम फास्ट करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम सब कुछ बहुत बढ़िया से करके चलेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। हर एक चीज़ को डेप्थ में समझेंगे, वही सेम आपको डायग्राम बनाऊंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्रक्स लिखवाऊंगा, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो आज से फाइनली हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स का है, यहाँ से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जी, ठीक है जी। अच्छा आओ जी, अब अपना फाइनली स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमें स्टार्ट करना है जी। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ ना, एक बात मुझे देख के बताओ, आपके टोटल यहाँ पे कितने चैप्टर कवर हो रहे हैं? चैप्टर 10 चैप्टर कवर हो रहे हैं जी। आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने 5 हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स मैंने इस बुक में नहीं डाले। क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ हो गया, डिडक्शन हो गया, मैंने इस बुक में नहीं डाले। रिटर्न हो गया, TDS हो गया, इस बुक में नहीं देखने को मिलेंगे। उसके लिए जो इनकम टैक्स की समरी बुक जो मैंने कल लिंक ग्रुप में शेयर की है जी। अच्छा कल ना मैंने एक लिंक ग्रुप में शेयर किया है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर आपने कल व्हाट्सएप ग्रुप देखा हो तो मैंने उसमें एक लिंक शेयर की है। उस लिंक में जितने भी PDF मैंने अभी तक दिए हैं वो सारे PDF मैंने उसमें डाले हुए हैं। और उस लिंक में ना इनकम टैक्स की समरी बुक भी है। तो जो इनकम टैक्स की समरी बुक है ना, उसमें आपके 5 हेड भी हैं, TDS भी है, TCS भी है, क्लबिंग भी है, सेट ऑफ भी है, रिटर्न भी है। जो एग्जीक्यूटिव वाले टॉपिक हैं वो सारे के सारे उसके अंदर हैं जी, ठीक है जी। तो जिनको भी वो देखने होंगे
जिनको भी वो देखने होंगे उस लिंक पे क्लिक कर लेना, इनकम टैक्स की समरी बुक आपके पास आ जाएगी, उसमें से वो टॉपिक आपने एग्जीक्यूटिव वाले करने हैं, और बाकी जो एडिशनल टॉपिक हैं वो सारे मैंने इस बुक में डाल दिए हैं। 100% आपका ICSI का मॉड्यूल कवर है, 100% उनके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर हैं, एडिशनल क्वेश्चन भी कवर है, मतलब फुल कवरेज है। इस बुक के अलावा कोई दूसरी बुक आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपने करनी है जी। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। अब सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी, अब सुनना ध्यान से। अब चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स का है। अब हमारे सिलेबस में ना टोटल 10 चैप्टर कवर हैं, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव में भी काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर किए। और मे भी अगर किसी बच्चे को बताओ कि इनकम टैक्स में टोटल मिला के ना आपके 298 सेक्शन है। एक बार दोबारा बोलना, इनकम टैक्स में टोटल मिला के कितने सेक्शन है जी? इनकम टैक्स में टोटल मिला के आपके 298 सेक्शन है। अब अगर इनकम टैक्स में टोटल मिला के 298 सेक्शन हैं, तो बच्चा ये बात कहते हैं सर इतने सारे सेक्शन जो इनकम टैक्स में हैं, तो इनका कोई एक सेक्शन ऐसा भी तो होगा जो सबका मेन हेड होगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें याद है कि एग्जीक्यूटिव में जब आपने सैलरी का चैप्टर कराया था ना, तो आपने कहा था कि सैलरी 15 से लेके 17 तक चलता है, और सेक्शन 15 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। फिर सर मेरे को थोड़ा थोड़ा ये भी याद आ रहा है कि आपने हाउस प्रॉपर्टी हमें करवाया था, तो हाउस प्रॉपर्टी आपने कहा था कि 22 से लेके 27 तक होगा, तो 22 जो होगा वो चार्जिंग सेक्शन होगा। फिर ऐसे आपने हमें कहा था कि पीजीपी जो है वो 28 से लेकर 44 डीबी तक है, तो सेक्शन 28 इज द चार्जिंग सेक्शन। फिर आपने कैपिटल गेन के अंदर भी कहा था कि सेक्शन 45 से लेके 55A तक हैं, तो सेक्शन 45 इज द चार्जिंग सेक्शन। फिर हमें याद है कि आपने अदर सोर्स के अंदर भी कहा था कि 56 से लेके 59 तक सेक्शन है, 56 इज द चार्जिंग सेक्शन। तो आपने जो मैं 5 हेड कराए थे, उस हर हेड में सबसे पहला सेक्शन जो था वो चार्जिंग सेक्शन था। तो अब जो हमारा इनकम टैक्स है उसमें 298 सेक्शन है, तो क्या इन सारे सेक्शन का भी एक हेड है? आंसर इज यस, दैट इज सेक्शन नंबर 4। अब सेक्शन नंबर 4 जो है ना, सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ चैप्टर 1। सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सेक्शन चैप्टर नंबर 2 नहीं, मतलब सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट ही उस पर्सन पर एप्लीकेबल होगा जिस पर्सन पर सेक्शन 4 कंप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स मेरे सिंपल सा कहने का मुद्दा यह है कि अगर मान लो मेरे ऊपर सेक्शन 4 लगेगा तो मैं इनकम टैक्स एक्ट में कवर हो जाऊंगा। अगर सेक्शन 4 की एप्लीकेबिलिटी मेरे ऊपर नहीं होगी तो मैं एक्ट से ही बाहर हूं। अब बच्चा ये बात कहता है सर जैसे मान लो कोई पर्सन अगर सेक्शन 4 से बाहर हो गया तो क्या उसके ऊपर सैलरी का चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा? मतलब ही पैदा नहीं होता। सर अगर कोई सेक्शन 4 से बाहर हो गया, मान लो सेक्शन 4 में मैं कवर नहीं हो रहा, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर नहीं लगेगा? मतलब ही पैदा नहीं होता। भाई सिंपल सी बात है, ये सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शन, ये सारे के सारे किस में है? इनकम टैक्स में है ना। तो मैंने क्या बोला कि इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल तब होगा जब सेक्शन 4 कंप्लाई होगा। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा बस ये बात ध्यान दे, आज अगर आपको किसी को इनकम टैक्स एक्ट में कवर करना है तो 5 हेड अलग हैं, क्लबिंग अलग है, सेट ऑफ अलग है, डिडक्शन अलग है। सबसे पहले सेक्शन 4 है। इट मीन्स अगर कोई पर्सन सेक्शन 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तब तो एक्ट की बातें होंगी। अगर मैं सेक्शन 4 से ही बाहर हो जाऊंगा ना तो मेरे ऊपर एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है पहले। तो आज के बाद अगर कोई छोटा सा एग्जीक्यूटिव का बच्चा आपसे पूछ ले कि दीदी भैया एक बात मुझे बताना कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लगेगा नहीं लगेगा, तो आप उन्हें क्या बोलोगे कि मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, तेरे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट तब लगेगा अगर सेक्शन 4 कंप्लाई होगा। इट मीन्स अगर सेक्शन 4 तू सेटिस्फाइड कर देगा तो इनकम टैक्स एक्ट में कवर है। अगर सेक्शन 4 तू सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इनकम टैक्स एक्ट से बाहर है। और अगर इनकम टैक्स एक्ट से ही बाहर हो गया तो 5 हेड का मतलब ही नहीं है, क्लबिंग का मतलब ही नहीं है, सेट ऑफ का मतलब ही नहीं है, कोई भी टॉपिक तेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सेक्शन 4 से बाहर हो गया। ठीक है जी। तो अब सबसे मेन सेक्शन हम करने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कंप्लीट इनकम टैक्स एक्ट। ये आपके सामने है सेक्शन नंबर 4 जी। ठीक है जी। हाँ बहुत बढ़िया। हर्ष कह रहा है सुन रहे छोटे, ये देखना पड़ेगा सेक्शन 4 में तू है या नहीं है।
छोटे अगर तू सेक्शन 4 में कवर होगा तो एक्ट तेरे ऊपर लगेगा, छोटे अगर तू सेक्शन 4 में कवर नहीं होगा तो एक्ट तेरे ऊपर नहीं लगेगा जी। अब बस छोटा ये बात कह रहा है कि बड़े मेरे को बस ये दिखा दे कि सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब बड़ा छोटे को ये दिखाने जा रहा है कि सेक्शन 4 में क्या लिखा है, तो सेक्शन 4 की लैंग्वेज क्या है अब आपके सामने है जी। आओ जी एक बार ऐसा करते हैं, एक बार ऐसा करते हैं जी, ठीक है जी। अब एक बार ना सेक्शन नंबर 4 बहुत ध्यान से पढ़ना, एक बार सेक्शन नंबर 4 बहुत ध्यान से पढ़ना। एक बार सिंपल रीडिंग लेते हैं, सिंपल। वैसे आपने घर से एक बार पढ़ा होगा, बट फिर भी जितने बच्चे लाइव मेरे सामने बैठे हैं ना, एक बार मेरे कहने से बिल्कुल सिंपल रीडिंग लो कि सेक्शन 4 में क्या लिखा है। आओ जी एक बार पढ़ते हैं, तो देखते हैं एक बार सेक्शन 4 में क्या लिखा है जी। तो सेक्शन 4 कह रहा है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स दैट इज एग्जम्पशन लिमिट, ये 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख, इज एन असेसी एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट द रेट और रेट प्रिस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये सेक्शन 4 आपके सामने निकल के आ रहा है जी, ठीक है जी। और अगर मैं एक बार आंखें बंद करके इमेजिन करूं कि सेक्शन 4 में क्या लिखा है, तो सेक्शन 4 ये बात कहता है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड, मैं यूं बोलूंगा एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि जो लाइन लिखी है ना मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, उसका मतलब एग्जम्पशन लिमिट ही है, उसका मतलब क्या है एग्जम्पशन लिमिट ही है। तो जब भी आप लाइनें रीड करोगे तो आप ये भी बोल सकते हो एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है जी। अब एक बार दोबारा बोलते हैं, सेक्शन 4 कह रहा है एवरी पर्सन whose total income of the previous year, ठीक है जी, exceed the exemption limit is an assessee and chargeable to income tax at the rate or rates prescribed in the finance act for the relevant previous year। ये सारी बातें आपकी सेक्शन नंबर 4 के अंदर लिखी हैं, ठीक है जी। अब ये आपका सेक्शन नंबर 4 है। अब वन बाय वन हम समझते हैं। अब एक बात उन्हें सोच के बताना सर, सिर्फ मेरे को ना ये बता दो पहली लाइन में जो पहले 2 वर्ड लिखे हैं वो कौन कौन से लिखे हैं, एक बार बोलना क्या लिखे हैं, बोलो 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 सर। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, एवरी, बोलो बोलो बोलो, एवरी पर्सन, सिर्फ ये लिखा हुआ है एवरी पर्सन। सिर्फ मुझे ये बता दो एवरी पर्सन, एवरी पर्सन का मतलब क्या, कि इनकम टैक्स मतलब सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन, तो चार्जिंग सेक्शन ने कहा जी इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा एवरी पर्सन। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है एवरी पर्सन का मतलब क्या, कि इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल पर लगेगा, एचईएफ पर लगेगा, फर्म पर लगेगा, कंपनी पर लगेगा, एओपी पर लगेगा, बीओआई पर लगेगा, लोकल अथॉरिटी पर लगेगा, आर्टिफिशियल पर्सन पर लगेगा, किस पर लगेगा बताओ जी। बस मेरे को ये बता दो कि अगर मैं कह रहा हूं एवरी पर्सन, तो एवरी पर्सन का मतलब क्या कि इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल पर लगेगा, फर्म पर लगेगा, कंपनी पर लगेगा, एओपी पर लगेगा, या सब पर लगेगा। हर्ष कह रहा है सर सब पर लगेगा, श्रुति कह रही है सब पर लगेगा, मुस्कान कह रही है सब पर लगेगा। अच्छा एक बात मुझे सोच के बताना, मुस्कान, मुस्कान हंस के दिखाओ फटाफट से। ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, आपने आज अपने नाम को जस्टिफाई कर दिया जी। मुस्कान नाम बिल्कुल सही रखा है अंकल जी, बिल्कुल, देखो चेहरे पे स्माइल है इस टाइम इसके, बहुत बढ़िया, मजे आ गए जी। अब मुस्कान मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा सर एवरी पर्सन का मतलब होता है कि सब पर लगेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे यहाँ पे सामने बैठे हैं ना, अप्रोक्सीमेट 100% बच्चा ये बात कह रहा है सर एवरी पर्सन का मतलब सब पर लगेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर एवरी का मतलब तो हर होता है, एवरी का मतलब तो हर होता है, बट पर्सन में सब लोग कवर होंगे ये कैसे पता आपको? भाई आपने बोला एवरी पर्सन, भाई एवरी पर्सन मींस सब पर लगेगा, भाई एवरी का मतलब तो सब होता है, बट पर्सन में सब लोग कवर होंगे ये कैसे पता? क्या पता पर्सन की डेफिनेशन में लिखा हो पर्सन मींस ओनली इंडिविजुअल, क्या पता पर्सन की डेफिनेशन में लिखा हो पर्सन मींस ओनली कंपनी, क्या पता पर्सन में डिफाइन किया हो पर्सन मींस ओनली एचयूएफ। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सर ये मत सोचना कि यहां पे एवरी पर्सन लिखा है तो एवरी पर्सन मींस सब पर लगेगा, आंसर इज नो।
आप ये कहो सर एवरी का मतलब तो हर होता है, बट पर्सन में जो लोग कवर होंगे ना, ये सेक्शन 4 उस पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर कैसे बेकार की बात है, देखो जिस यहाँ पे सारे एग्जीक्यूटिव की नॉलेज झाड़ रहे हैं, कह रहे ए ये लो, मेरी जेब में ये प्रोविजन पड़ा है, ए ये लो पर्सन इंक्लूसिव। सारे बच्चे अब नॉलेज झाड़ने में लग गए, हमसे बड़ा महाज्ञानी कौन है, हम बोल रहे हैं पर्सन इंक्लूसिव है, सेक्शन 231 में कवर है। सर कैसे बेकार की बातें कर रहे हो? तो हमने तो उसके बेस पे कहा था ना ना ना, ना। मैंने आपको क्या बोला कि आप ये मान के चलो कि हम जीरो हैं, अभी हम जीरो मानेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे जी। तो मतलब ये बात तो क्लियर है कि एवरी का मतलब तो हर होता है, एवरी का मतलब तो हर होता है। अब पर्सन में कौन से लोग कवर होंगे बस वो हमें देखना है। उसके लिए एक बात मुझे बताना सर, अगर मुझे किसी वर्ड के बारे में जानना है, अगर मुझे किसी वर्ड के बारे में जानना है, मुझे ना एक वर्ड है उसके बारे में जानना है, तो बताओ मैं कहां जाऊं? बताओ जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो फटाफट से री। अगर मुझे किसी वर्ड के बारे में जानना है, मान लो मुझे ना किसी चीज का मीनिंग जानना है, तो उसके लिए मैं कहां जाऊंगा? अगर मुझे किसी के बारे में जानना है तो मैं कहां जाऊंगा? डेफिनेशन के पास। बहुत बढ़िया, डेफिनेशन के पास। अच्छा डेफिनेशन किस सेक्शन में होती है? सेक्शन 2 में होती है। डेफिनेशन किस सेक्शन में होती है? सेक्शन 2 में होती है। और सेक्शन 2 में शायद पूरे विश्व के, एक बात मुझे बताओ सर, पूरे विश्व में आपसे बड़ा कोई महाज्ञानी नहीं है। मैं दर दर भटका, मैं जगह जगह गया, पूरे विश्व में घूमा, हर जगह मैं गया, बट आपके जैसा महाज्ञानी मुझे पूरे विश्व के अंदर नहीं मिला। आपसे बड़ा कोई लो का महाज्ञानी है ही नहीं। जहां लो के महाज्ञानी की बात होती है वहां सीएस की बात होती है। ओ माय गॉड, यस यस मैं सही कह रहा हूं। अब एक बात मुझे सोच के बताना यार, अब आप लो के महाज्ञानी हो, आप मुझे को बता दो सेक्शन 2 में सब सेक्शन होते हैं, सेक्शन 2 में क्लोज होते हैं जी? बताना एक बार जी, सेक्शन 2 में सब सेक्शन होते हैं या सेक्शन 2 में क्लोज होते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन 2 में सब सेक्शन होते हैं या सेक्शन 2 में क्लोज होते हैं? सेक्शन 2 में क्लोज होते हैं। और अब सेक्शन 2 में क्लोज होते हैं तो ऐसा कौन सा क्लोज नंबर है जिसमें पर्सन की डेफिनेशन है? तो सेक्शन 2 क्लोज नंबर 31 जो है वो डिफाइन करता है पर्सन में कौन से लोग आएंगे जी। मैं दोबारा बोलूंगा, सेक्शन 2 का क्लोज नंबर 31 जो है ना, क्लोज नंबर 31 जो है वो डिफाइन करता है कि पर्सन में कौन से लोग आएंगे। तो अच्छा एक बात मुझे बताना, हेलो मिट्ठू, यार मिट्ठू का नाम ना, मैं बुरा मत मानना मिट्ठू, मुझे कई बार ना मिट्ठू का नाम बोलने में ऐसा लगता है, मैंने ना किसी मूवी के अंदर तोता होता है ना, तोता पैरेट होता है, उसका नाम मैंने मिट्ठू सुना है। मेरे को, मैं जब भी आपका नाम बोलता हूँ ना लाइव चैट के अंदर देख के, मेरे दिमाग में वो तोता घूमने लग जाता है। बच्चा कह रहा है सर ये गलत बात है, देख लो मैं वो हरे कलर की टी शर्ट डाल के पहले ही बैठा हूँ, पापा मेरे पीछे बैठे हैं, कह रहे बेटे चल मिट्ठू तोते की तरह बोल के दिखा। इधर देखो ध्यान से, नालायक। सॉरी मिट्ठू, ठीक है जी। तो अब सेक्शन 231 जो है वो हमारा डिफाइन है पर्सन का जी। सेक्शन 231 जो है वो हमारा पर्सन का जी। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, अगर 231 में लिखा है पर्सन मींस ओनली इंडिविजुअल, ये बताओ सेक्शन 4 फिर किस पर लगेगा जी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से मेरे को ये बताओ। अगर मान लो सेक्शन 231 में लिखा है पर्सन मींस ओनली इंडिविजुअल, अगर 231 में लिखा है पर्सन मींस ओनली इंडिविजुअल, तो सेक्शन 4 फिर किस पे लगेगा? जल्दी बोलो फटाफट से री। इंडिविजुअल पे लगेगा। अच्छा अगर सेक्शन 4 में लिखा है पर्सन मींस ओनली कंपनी, तो किस पे लगेगा? अगर मान लो 231 में लिखा है सेक्शन पर्सन मींस ओनली कंपनी, फिर किस पे लगेगा? कंपनी पे लगेगा। तो मतलब 231 में जो पर्सन की डेफिनेशन होगी ना, सेक्शन 4 उस पे लगेगा। तो क्या बस लास्ट टाइम मुझे बोल दो, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लास्ट टाइम मुझे बोल दो, क्या बिना 231 के मैं ये बता सकता हूं कि सेक्शन 4 किस पे लगेगा? यस या नो में आंसर देना बस। क्या मैं बिना 231 के ये बता सकता हूं कि सेक्शन 4 किस पे लगेगा? यस या नो में आंसर दो मुझे। क्या बिना 231 के क्या मैं ये बता सकता हूं कि सेक्शन 4 किस पे लगेगा? आंसर इज नो।
मतलब जब तक 231 क्लियर नहीं होगा ना तब तक मैं ये बता ही नहीं सकता कि सेक्शन 4 किस पे लगेगा। रीजन क्योंकि सेक्शन 4 ने कहा एवरी पर्सन, और पर्सन जो डिफाइन किया हुआ है वो 231 में डिफाइन किया हुआ है। तो आओ जी ले चलूं तुम्हें सेक्शन 231 में, ठीक है जी। ये सेक्शन 4 हमें ये 231 को समझने नहीं देगा, तो इसलिए मैं 231 के पास लेके चलता हूं। अब कहां पे है 231? सेक्शन 231। आजा 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 मेरे बच्चे, आजा आजा। ओ माय गॉड, ये लो जी पर्सन की डेफिनेशन आ गई जी। लो जी अब सेक्शन 231 के ऊपर आ जाओ। सेक्शन 2 क्लोज नंबर 31। आओ जी एक बार सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 31, एक बार हेडिंग बोलना, हेडिंग। शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त। एक बार बोल के चलो जी क्या लिखा है। हाँ जी पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन मतलब पर्सन को डिफाइन करेगा सेक्शन 231। अब एक बार चेक करते हैं पर्सन की डेफिनेशन क्या है। लो जी पर्सन की डेफिनेशन है पर्सन मींस, ले भाई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे दी। ओ भाई साहब पर्सन मींस, लो जी पर्सन मींस आ गया। बोलो मेरे बच्चे बोलो, पर्सन मींस क्या लिखा है? पर्सन मींस लिखा है या पर्सन इंक्लूड्स लिखा है? इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब यह है कि डेफिनेशन आपकी इंक्लूसिव है, डेफिनेशन आपकी इंक्लूसिव है। अच्छा इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि पर्सन में यही लोग कवर होंगे जो नीचे दिए हैं, या पर्सन में ये भी लोग कवर होंगे जो नीचे दिए हैं? जल्दी बताओ फटाफट से। इंक्लूसिव मींस क्या कि पर्सन में ये ही लोग कवर होंगे या पर्सन में ये भी लोग कवर होंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, मजे आ गए सर आज तो। क्या बात है बस्सल, क्या बात है। मनीष, श्रुति, रिद्धि, मैं कह रहा हूं भाई साहब आग लगा दिया आज तो। सर पर्सन में ये भी लोग कवर होंगे, ये ही नहीं, इंक्लूसिव का मतलब होता है पर्सन में ये भी लोग कवर होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं आज मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि जिस बच्चे का ऑल इंडिया CS प्रोफेशनल में रैंक 1 आएगा, ठीक है जी, जिस बच्चे का ऑल इंडिया CS प्रोफेशनल में रैंक 1 आएगा उसके साथ मैं एक स्पेशल ट्रिप पे जाऊंगा घूमने के लिए, ठीक है। वादा रहा, जहां वो बच्चा बोलेगा ना, जहां वो बच्चा बोलेगा सारी टिकटें मेरी, सारा रहना खाना पीना सब कुछ मेरा, एक सोलो ट्रिप होगी मेरे साथ, ठीक है जी। अब एक बात मैंने सोच के बोलना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नाम है राज, किसी बच्चे का नाम है राज, तो अब मान लो कई बार ऑल इंडिया रैंक मान लो 2 बच्चों को आ गया, वैसे पॉसिबल नहीं है, एक बच्चे का ही पॉसिबल है। तो मैंने अपना, तो अब जैसे मैंने बोला कि मैंने 2 बच्चों का रैंक आ गया, ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे ग्रुप में से 2 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। तो राज और रानी, मान लो गुड़िया का नाम है रानी, लड़की का नाम है रानी और एक बच्चे का नाम है राज, तो दोनों बच्चों का रैंक 1 आ गया। तो मैंने कहा राज भी मेरे साथ गोवा घूमने जाएगा। ओए होए ओए होए, ओ माय गॉड, गोवा घूमने जाओगे सर आप? यस, मैंने कहा ना जहां वो बच्चा बोलेगा। इंडिया में ना 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 मेरा बच्चा, मेरा बाबू, बच्चा कह रहा है भाई मैं तो रैंक 1 लेके आ गया, यूएस बोल दूंगा, यूएस जितने पैसे सर ने कमाए सब उड़वा दूंगा ना इंडिया में। बच्चा मेरा बाबू, इतना तो मेरा बच्चा ध्यान दे ही सकता है ना मेरा, हाँ ठीक है जी। तो अब मैंने कहा राज भी मेरे साथ जाएगा, तो जब मैंने बोला कि राज भी मेरे साथ गोया घूमने के लिए जाएगा, तो सोच के बोल देना क्या राज ही जाएगा या राज के साथ और भी कोई जाएगा? बताओ जी, जल्दी बोलो फटाफट से जी, मेरे को आंसर दो फटाफट से जी। अगर मैं बोल रहा हूं कि राज भी मेरे साथ गोया घूमने के लिए जाएगा, तो क्या राज ही गोया घूमने जाएगा या राज के साथ कोई और भी जाएगा? तो जब मैं कहता हूं कि राज भी जाएगा तो राज के साथ कोई और भी जाएगा, और वो कौन है? रानी हो सकती है, या मान लो कुछ और बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने कहा कि सर हमें आपके साथ चलना है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इंक्लूसिव का मतलब होता है कि यही कवर होंगे, ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्पल है, मतलब ये तो कवर होंगे। तो लो लिखने वाले ने कहा जो मेरे दिमाग में था वो तो मैं लिख रहा हूं, अब जो मेरे दिमाग में नहीं है ना वो भी जो है वो पर्सन में कवर हो सकते हैं जी। अब देखते हैं पर्सन में क्या कवर होगा जी। अब देखो सबसे पहले कह रहे हैं जी, सबसे पहले कह रहे हैं पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। लो जी काम ही खत्म जी, कह रहे हैं पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। अच्छा इंडिविजुअल ही पर्सन है, सोच के बोलना, इंडिविजुअल ही एक पर्सन है या इंडिविजुअल भी एक पर्सन है? मुझे लिख के बताओ जी फटाफट से जी। इंडिविजुअल ही एक पर्सन है
या इंडिविजुअल भी एक पर्सन है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। सर बच्चा कह रहा है सर इंडिविजुअल भी एक पर्सन है, इंडिविजुअल ही एक पर्सन है, ऐसा नहीं है, मतलब इंडिविजुअल जो होंगे वो भी पर्सन में कवर होंगे। अच्छा इंडिविजुअल कौन से, मेल फीमेल या दोनों? जल्दी आंसर दो सर। अब ये छोटी छोटी बातें, इस पर टाइम मत लगाना, ये मत कहना कि यहीं पे बैठ जाओ। ये सारी बातें आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ी हैं, आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। जल्दी बोलो, इंडिविजुअल मीन्स क्या? मेल फीमेल या दोनों? जल्दी बोलो फटाफट से, मेल फीमेल या दोनों? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। मेल फीमेल दोनों कवर हो गए। चलो चलो बहुत बढ़िया जी। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट या दोनों? अभी देखता हूं आपने क्या पढ़ा हुआ है जी, अभी देखता हूं आपने क्या पढ़ा हुआ है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट या दोनों? हाँ जी, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट या दोनों? इंडिविजुअल में रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। बच्चे कह रहे हैं सर दोनों की बात कर रहे हैं। माइनर मेजर या दोनों? जल्दी बोलो, माइनर मेजर या दोनों? शाबाश मेरे बच्चे, हर्षिल बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है जी। हाँ जी, इंडिविजुअल में आपने बोला मेल फीमेल दोनों, ठीक है, आर एन आर दोनों, ठीक है, माइनर मेजर या दोनों? क्या बात है क्या बात है। कई बच्चे कह रहे हैं सर मेजर, कई बच्चे मेजर कह रहे हैं सर, कह रहे हैं माइनर कवर नहीं होगा। एक बात मैंने सोच के बताना, क्या माइनर की इनकम टैक्सेबल नहीं होती क्या? नहीं, हेलो अंकल, अंकल अंकल आपसे बोल रहा हूं आपसे, क्या माइनर की इनकम टैक्सेबल नहीं होती? एक दो बच्चों ने बीच में बोला, एक दो बच्चों ने बीच में बोला कि सिर्फ मेजर कवर होंगे, तो क्या माइनर की इनकम टैक्सेबल नहीं होती? होती है सर, माइनर की इनकम भी तो टैक्सेबल होती है ना, जो भी उसके लीगल हेयर होते हैं वो उस पर टैक्स पे करते हैं। तो अगर आपने माइनर को पर्सन में कवर नहीं किया, अगर आपने माइनर को पर्सन में कवर नहीं किया, तो फिर उसकी इनकम टैक्सेबल कैसे करोगे? तो सर वहां पे इंडिविजुअल लिखा है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। मैं दोबारा कह रहा हूं, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, दोनों यहां पे कवर होंगे, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों, उसके बाद जी मेल फीमेल दोनों हो गया, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों, माइनर मेजर दोनों। अब बस लास्ट पॉइंट बोल देना, मैरिड अनमैरिड या दोनों? लास्ट पॉइंट बोल दो फटाफट से, मैरिड अनमैरिड या दोनों? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, मजा आ गया। बस मैं कह रहा हूं 2 मिनट की बात और रह गई है, मैरिड अनमैरिड या दोनों? ओ माई गॉड, चलो री फाइनली दोनों यहां पे कवर हो गए हैं। तो मतलब सिंपल से बात है, इंडिविजुअल किसी भी कैटेगरी में कवर हो, इंडिविजुअल किसी भी कैटेगरी में कवर हो, मेल फीमेल दोनों, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों, माइनर मेजर दोनों, मैरिड अनमैरिड दोनों। अगर आप इंडिविजुअल हो, आप किसी भी कैटेगरी में कवर हो, आप पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो। और आप सब जानते हो आर एनआर की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होती है, अगर वो इंडिया में कमाएगा। तो अगर उसको पर्सन से ही बाहर निकाल दिया तो फिर वो टैक्सेबल होगी ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा हमने लिखा ही नहीं है रेजिडेंट इंडिविजुअल, हमने लिखा ही नहीं है मेजर इंडिविजुअल, हमने लिखा ही नहीं है यहाँ पे मेल इंडिविजुअल, हमने लिखा ही नहीं है मैरिड इंडिविजुअल, हमने साफ कहा है इंडिविजुअल। तुम किसी भी कैटेगरी में कवर हो, हर इंडिविजुअल सेक्शन 231 में यहाँ पे कवर हो जाएगा जी। चलो जी बहुत बढ़िया जी। सुखी और दुखी दोनों, सर अनमैरिड कवर नहीं होता तो आधे लोग, क्या कह रहे हैं, अनमैरिड कवर नहीं होता, अरे यार ये क्या हो गया, अनमैरिड कवर नहीं होता, पता नहीं क्या लिख रहे हो। सुखी दुखी दोनों नालायक कहीं के। दुखी कौन है? जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी हो गई वो दुखी हैं? कुछ भी, इधर देखो ध्यान से, दुखी सुखी दोनों। तो इंडिविजुअल में सभी लोग यहाँ पे कवर हो गए जी। तो इंडिविजुअल में सब कैटेगरी यहाँ पे कवर कर ली। आगे देखो फिर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जी। अब HUF जो है वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएगी जी। HUF, अब HUF का मतलब सब जानते हो भाई। आज जैसे मान लो मैं मेरे फादर के HUF में आता हूँ जी,
मैं, मेरी वाइफ, और जब हमारे फ्यूचर में कभी छोटे मोटे छोटे छोटे बच्चे होंगे, इतने इतने से बच्चे होंगे, जब वो सुसु कर देंगे मेरे ऊपर, ठीक है नहीं, तो जब वो बच्चे होंगे तो मेरी भी एक एचयूएफ बन सकती है। तो आज कई सारी एचयूएफ बनती है प्रैक्टिकल लाइफ में, और कई लोग एचयूएफ टैक्स बचाने के लिए बनाते हैं। कई लोग एचयूएफ जो है टैक्स बचाने के लिए बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि एचयूएफ जो है वो भी यहाँ पे कवर होगी, एचयूएफ जो है वो भी यहाँ पे कवर होगी, उस पर भी यहाँ पे टैक्स लग सकता है, उस पर भी यहाँ पे टैक्स लग सकता है। अच्छा एक बात मुझे सोच के बताओ, कौन सी फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती? कौन सी फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती, बताना मुझे एक बार जी। सर बच्चे दो ही अच्छे, हाँ ठीक है जी, मुझे पता है ये बात, स्लोगन मैंने पढ़ा हुआ है जी। मैं कल परसों एक मूवी देख रहा था, मूवी नहीं वो वेब सीरीज, पंचायत वेब सीरीज थी, तो उसमें लिखा हुआ था पंचायत, एक वेब सीरीज आ रही है पंचायत, पंचायत 2 है पता नहीं, 2 बच्चे मीठी खीर उसके बाद बवासीर भाई साहब, 2 बच्चे मीठी खीर उसके बाद वाले बवासीर। एक बच्चे के ना, एक लड़के, एक आदमी के 3 बच्चे थे, नहीं उसने कहा नहीं नहीं मेरा राजू बवासीर है क्या, नहीं तुम ये कहना क्या चाहते हो, मेरा राजू बवासीर है क्या। उधर से एक इंसान और आ गया, उसके 4 बच्चे थे, वो कह रहा देख लो ये क्या लिखा है, आपके 2 बच्चे बवासीर हैं मतलब हद यार, क्या स्लोगन है। ठीक है चलो वापिस आओ यार, वापिस आओ, इधर सुनो ध्यान से। मेरे दिमाग में वही आ गया जो इस बच्चे ने बोला ना कि 2 ही बच्चे 2 ही अच्छे, तो दिमाग में वो घूमने लग गया, 2 बच्चे मीठी खीर उसके बाद वाले बवासीर चलो जी वापिस आओ जी, हम इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये बताओ मेरे को, कौन सी फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती, बताना मुझे, जल्दी बोलो फटाफट से जी, कौन सी फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती, बताओ जी। कौन कौन सी फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती? बहुत बढ़िया श्रुति, मुस्लिम। पूजा कह रही है बवासीर का मतलब क्या होता है, बवासीर अब तो गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, मैं एग्जांपल तो पूजा दे नहीं पाऊंगा यहाँ पे, नालायक। कई बच्चे मेरे ऐसे मजे लेते हैं, इतने शरीफ बन के मजे लेते हैं ना, जैसे उन्हें पता ही नहीं बवासीर क्या होता है। गूगल पे सर्च कर लेना, पता लग जाएगा बवासीर क्या होता है। सुनो ध्यान से जी, तो बोला नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, ये लवनीश ने गलत बोला जी। लवनीश कह रहा है कि जो हिंदू नहीं है वो क्रिएट नहीं कर सकते, आंसर इज नो। मुस्लिम और क्रिश्चियन फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती, उसके अलावा चाहे वो जैन फैमिली हो, चाहे वो सिख फैमिली हो, एचयूएफ क्रिएट कर सकती है जी। और अगर मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर मान लो वो हिंदू फैमिली है, अगर वो सिख फैमिली है, अगर वो आपकी जैन फैमिली है, ये तीनों फैमिली एचयूएफ क्रिएट कर सकती हैं। अगर वो मुस्लिम फैमिली है या वो क्रिश्चियन फैमिली है, ये दोनों फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर पाएंगी, बस ये बात ध्यान दो जी। तो वैसे हमारे एग्जाम में गोले भरने वाले क्वेश्चन नहीं है, तो ये सब एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं कि कौन कौन सी फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मुस्लिम और क्रिश्चियन फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती, इन दोनों फैमिली को छोड़ के कोई भी फैमिली होगी वो एचयूएफ क्रिएट कर सकती है ना जी। तो एक तो हमारा पर्सन में कौन आ गया जी, ठीक है जी, एक तो हमारे इसमें कौन कवर हो गया, इंडिविजुअल, ये पर्सन में कवर होंगे, फिर दूसरा कवर हो गया एचयूएफ। अब तीसरा गवर्नमेंट कह रही कंपनी, कंपनी पर्सन में कवर है। अच्छा कंपनी कौन सी, इंडियन, फॉरेन या दोनों, जल्दी बोलो फटाफट से जी, फटाफट से बोलो जी, कंपनी कौन सी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी या दोनों कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, कोई भी कंपनी होगी वो पर्सन में कवर हो जाएगी। तो मतलब दोनों की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है, तो पर्सन में इंडियन और फॉरेन दोनों कंपनी यहां पे कवर होंगी जी, कंपनी यहां पे कवर होगी। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड एलएलपी, तो फर्म भी कवर होगी, एलएलपी भी कवर होगी, ये भी पर्सन में कवर होंगे। फिर गवर्नमेंट कह रहे एओपी और बीओआई। अब जो एओपी है और जो बीओआई है ये भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर होंगे। आप में से कोई बताएगा एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस होता है जी, कोई बताना चाहता हो जी, एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस होता है, कोई सिंगल बच्चा बताना चाहता हो, जल्दी बोलो, एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस होता है जी।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं एक बार लिख लूं, मनीष ने मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस बताया है कि सर एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मैं लिख लूं कहीं मैं भूल ना जाऊं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है। इतना बढ़िया डिफरेंस आज तक मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। नालायक। सर एक बात मैंने सोच के बताऊं, नाम से पता लग रहा है एसोसिएशन किसकी, एक बार देख के बताओ ना यार। आप देखो ये जो कई बच्चे सामने बैठे हैं ना सुस्ती मचा रहे हैं, उनको लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव में सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं अभी आपके तोते उड़ा दूंगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, और ये सारे पॉइंट तब काम आएंगे, फिर आप पछताओगे कि आपने समझा क्यों नहीं था। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अपने दिमाग में ये इमेज लेके मत चलो कि आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा है। सर मेरा टाइम बच जाएगा यार, इस चैप्टर में कम से कम मेरे 7-8 लेक्चर लगने हैं, मेरे वो बच जाएंगे। मैं 7 लेक्चर नहीं लगाऊंगा, बल्कि मेरे 7 लेक्चर कम लगेंगे। मैं किस लिए लगा रहा हूं, मैं आपके लिए लगा रहा हूं जी। इधर देखो ध्यान से। अब मुझे एक बार बताओ, नाम से पता लग रहा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसकी एसोसिएशन, पर्सन की। और पर्सन में कौन कवर होते हैं, सब लोग कवर होते हैं। तो मतलब ऐसी एसोसिएशन जिसमें इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल दोनों कवर होते हैं जी। मैं दोबारा बोलूंगा, ऐसी एसोसिएशन जिसमें इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल दोनों कवर होते हैं, वो सब यहां पे कवर हो जाएंगे जी। और दूसरा नाम से पता लग रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ऐसी बॉडी जो सिर्फ इंडिविजुअल को मिला के मिलेंगी, उसमें कोई फर्म नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई एचएफ नहीं। तो जो इंडिविजुअल की बॉडी होगी उसको बीओआई बोलेंगे, और जिसमें इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल दोनों इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं उसको एओपी बोलेंगे। तो देखो मैं यहां पे दिखाता भी हूं क्या लिखा हुआ है, देखो जी ध्यान से पढ़ना जी, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। The difference between the AOP and BOI is that whereas an association, मतलब association implies a voluntarily getting together for a defined purpose, a body of individual would just a body without an intention to get together. Moreover, the member of body of individual can be individual only, whereas the member of association of person can be individual or non-individual, that is artificial person, मतलब company firm यहाँ पे हो सकते हैं। अब एक बात मैंने सोच के बताना, जैसे मान लो आपने देखा कावड़ के शिविर लगते हैं जी, किसने कभी देखा कावड़ के शिविर लगते हैं, कावड़ के शिविर किसने कभी देखा कावड़ के शिविर लगते हैं, कावड़ के शिविर। अरे आपने देखा नहीं सड़कों पे आजकल यार, सड़कों पे जगह जगह तो शिविर लग रहे हैं, भोलेनाथ के भजन चल रहे होते हैं, भोलेनाथ के। एक बार थे चढ़ के पी गया, एक बार की भांग भोला न्यू मटके, भोला न्यू मटके। आपने देखा होगा सर, बम लहरी बम लहरी बम लहरी, जगह जगह शिविर चल रहे हैं। अब एक बात मैंने सोच के बताना, अब अगर आपको बताओ कुरुक्षेत्र के अंदर, मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे भाई और जो है ना वो भी शिविर लगाते हैं। मतलब मेरे भाई ने भी अभी शिविर लगाया हुआ है, 20 तारीख से लगाना था, 20 से लेके 27 तक बोल रहा था कि वो शिविर लगेगा। तो उसमें ना वो 10-11 दोस्त हैं, वो मिलके पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर जो कावड़िए आते हैं उनकी सेवा करते हैं। मतलब खाना पीना हो गया, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी हो गया, डीजे हो गया, आरती हो गया, सब काम वहाँ पे करते हैं। अब 11 इंडिविजुअल मिलके एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड बनी है, बताना एक बार जी। हाँ बम बोले करते हैं अभी। ये बताओ क्या इन 11 दोस्तों के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड बनी है, क्या इन 11 दोस्तों के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड बनी है, सोच के बोलना, क्या कोई पार्टनरशिप डीड है क्या? आंसर इज नो। बट क्या ये 11 लोग मिलके काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? यस कर रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो ये जो होंगे इनको हम बीओआई में कवर कर सकते हैं, इनको हम बीओआई में कवर कर सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और अगर मान लो कोई कंपनी कहती है हम तुम्हें डोनेशन दे देते हैं जी, कंपनी वाले कहते हैं हम तुम्हें डोनेशन देते हैं। मान लो एक कंपनी ने मान लो 11 लोगों को 1 लाख रुपए की डोनेशन दी। अब इंडिविजुअल नहीं, कंपनी भी मिलकर काम कर रही है। तो अगर कंपनी, इंडिविजुअल, फर्म, अगर ये सब मिलके किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करेंगे तो इसको फिर हम एओपी में कवर करेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। तो मतलब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर इंडिविजुअल सिर्फ इंडिविजुअल काम करते हैं तो वो बीओआई बन जाता है, अगर इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल काम करते हैं तो वो एओपी बन जाता है। बट अगर आपके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड बन चुकी है तो फिर तो वो पार्टनरशिप फर्म में कवर हो जाएगी, फिर वो एओपी बीओआई के अंदर नहीं आएगी। बस इतनी सी बात ध्यान देना, पार्टनरशिप फर्म
और एओपी और बीवाई के अंदर फर्क बस ये होता है कि वहां पे पार्टनरशिप डीड होती है और यहां कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इसलिए इसको एओपी और बीवाई बोलते हैं जी। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आगे जी, अगला फिर कह रहे हैं लोकल अथॉरिटी जी। अब लोकल अथॉरिटी मीन्स पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया जी, ये सब जो है ये भी पर्सन में कवर होंगे, ये भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और लास्ट में फिर लिखा है पॉइंट नंबर 7 में, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, मतलब जो ऊपर कवर नहीं है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर कवर नहीं है वो जो है ना वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे जी। कोई बताएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कौन आ गई जी? जल्दी बोलो फटाफट से जी। बस मेरे बच्चे बस, डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है जी। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, डेफिनेशन खत्म है बस। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, बताओ कौन से आ गए जी? सोसाइटी, शिप वेसल, नेहा गलत, एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म में आ चुका है, बहुत बढ़िया जी। हर्षा कह रही यूनिवर्सिटी, आईसीएसआई, बहुत बढ़िया सर, आईसीएसआई हो गया, आईसीएआई हो गया, वेसल हो गया, शिप हो गया, उसके बाद फर्नीचर हो गया सर, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जिससे आप इनकम जनरेट करते हो। भगवान, भगवान भी एक पर्सन है, पता आपको भगवान भी एक पर्सन है? हैं? नहीं 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 सर, ये आपकी बात नहीं मानेंगे, मतलब भगवान भी एक पर्सन है? आंसर इज यस। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, क्या भगवान ऊपर कहीं कवर है? मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन है, क्या भगवान ऊपर कहीं पर कवर है? क्या भगवान इंडिविजुअल है? हाँ सर, भगवान विष्णु इंडिविजुअल है, भगवान शिव इंडिविजुअल है। अच्छा, मतलब क्या वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग हैं? सर भगवान ऊपर कवर नहीं है, भगवान ऊपर कवर नहीं है, ना तो भगवान एचईएफ है, ना भगवान कंपनी, ना फर्म, ना एओपी, ना बीवाई, ना लोकल अथॉरिटी। भगवान जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब हमने किसी को भगवान को नहीं देखा। एक बच्चा कह रहा देखा है, देखा है, घर के अंदर मम पापा बैठे हैं, मम पापा ही तो भगवान होते हैं, वो बात कहने की एक अलग है। मतलब हम जो कहते हैं एक मतलब पावर है, कोई एक पावर है, एक एनर्जी है विश्व के अंदर, वो सब कुछ चला रही है। भगवान शिव, महाकाल, ठीक है जी, या भगवान विष्णु, या भगवान मतलब ब्रह्मा जी हो गए, मतलब आपने ये सुना है, उसको फील किया, बट आपने कभी देखा तो नहीं है ना। तो बच्चा ये बात कहता सर एक बात मेरे को ये बताओ, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन में कवर कर रहे हो तो इसको कवर क्यों कर रहे हो भाई? मतलब क्या मतलब भगवान कैसे इनकम कमाते हैं? सर एक बात बताओ, जितने मंदिर हैं वो किसके नाम पे इनकम कमा रहे हैं जी? नहीं, आज मुझे बताओ, जितने मंदिर हैं वो किसके नाम पे इनकम कमा रहे हैं? आज अगर मान लो तिरुपति बालाजी मंदिर है, आज अगर मान लो बंगला साहिब गुरुद्वारा है, आज अगर मान लो माँ वैष्णो देवी का दरबार है, आज अगर झंडे वाली माता का मंदिर है, आज अगर मान लो कालका जी मंदिर है, आज अगर मान लो शिरडी साईं बाबा हैं, तो ये किसके नाम पे मंदिर कमा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, पैसे भगवान के नाम पे कमा रहे हैं। सर ये एक बात बताओ, आप में से कौन कौन माँ वैष्णो देवी के दरबार गया? मेरे को एक बार यस लिख के बताना चाहिए। आप में से कौन कौन सा बच्चा माँ वैष्णो देवी के दरबार में गया? हाँ, खाटू श्याम जी हो गए, कृष्ण भगवान जी हो गए, बताओ ना मुझे, आप में से कौन कौन सा बच्चा मां वैष्णो के दरबार गया जी? नहीं, कई बच्चे नहीं गए हैं, काफी सारे बच्चे, मेजोरिटी बच्चे वहां पे गए हुए हैं। अच्छा एक बात मैंने सोच के बताना, अब आप जब वैष्णो देवी के दरबार वहां पे गए तो आपने जो भी दान पात्र में 100 रुपए चढ़ाए तो वो किसको चढ़ाए? पंडित जी को? मतलब क्या आपने पंडित जी की शक्ल देख के 100 रुपए चढ़ाए? आप माँ वैष्णो के दरबार क्या पंडित जी को देखने जा रहे हो या माता के दर्शन करने जा रहे हो? माता के दर्शन करने जा रहे हो ना, तो वहां पे माता की एक पिंडी पड़ी है, मतलब वहां पे आपने कभी देखा होगा माता की वो 3 पिंडियां हैं, मतलब वो वहां पे बोलते भी हैं कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो। आपने कभी देखा होगा जब वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने जाते हैं तो जो पुजारी वहां पर बैठे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ वैष्णो, मतलब इस तरह से वो बोल रहे होते हैं। तो आप जो भी दान पात्र के अंदर पैसे चढ़ा रहे हो वो माता के लिए चढ़ा रहे हो, आप वो माता के लिए चढ़ा रहे हो। अब सोच के बोला, अगर मैं भगवान को पर्सन की डेफिनेशन से बाहर निकाल दूं तो क्या सारे मंदिरों की इनकम एग्जम्प्ट नहीं हो जाएगी? अगर गवर्नमेंट बोले पुजारी को कि ला भाई पुजारी टैक्स लेके आ, करोड़ों रुपए की इनकम, पुजारी क्या बोलेगा? भाई साहब ये इनकम मैं थोड़ा कमा रहा हूं, भाई कोई मुझे थोड़ा भगवान मान रहा है, वो तो माता रानी सामने बैठी हैं, उनके दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए की डोनेशन तो वही है।
तो भाई साहब ये दान पात्र के अंदर अरबों खरबों रुपए निकल रहा है, ये मेरा नहीं है, ये तो सब माता रानी का है, ये तो सब माता रानी का है। मैं क्या हूं? इनका रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो गवर्नमेंट अगर भगवान को पर्सन से बाहर निकाल देती तो यार करोड़ों अरबों रुपए की इनकम एग्जम्प्ट हो जाती जी। और आप सब जानते हो यार सबसे बड़े, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा पैसा कमाने वाले कौन है? यार मंदिर ही हैं जी। आज आप मैंने कहा ना, अभी मैंने तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में देख रहा था, मतलब कितने करोड़ों अरबों रुपए का पैसा वहां जाता है, सोना वहां चढ़ता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आर साउथ के अंदर सोना लोग बहुत डालते हैं, और तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो साउथ के अंदर ही है जी। तिरुपति बालाजी मंदिर साउथ के अंदर है। तो 1.5 घंटे का एपिसोड था डिस्कवरी के ऊपर या पता नहीं हॉटस्टार के ऊपर, तो मैं तिरुपति बालाजी मंदिर का देख रहा था, मतलब लोग इतना सोना वहां चढ़ाते हैं भाई साहब। ऐसे लोग कंगन उतार के अंगूठियां उतार के लोग चढ़ा रहे हैं। साउथ में सोना बहुत चलता है। आप कभी साउथ की लेडीज को देखना, सर, साउथ की लेडीज में अपना गले में नॉर्मल अपना माला डली होती है, हाथ में इतने बड़े बड़े कंगन होते हैं, हाथ में इतने 5-5 हाथों में अंगूठियां होती हैं, और सब कुछ सोने का। आप दिल्ली में एक बार डाल के दिखा दो, आपको ये भी नहीं पता कि आपके हाथ गला पैर मिलेगा नहीं मिलेगा। वो हाथ बेच देंगे वो आपका। मतलब घर में आज अगर मैंने सोने की एक अंगूठी डाली है ना, अभी मेरे घर, मतलब मैं कानपुर गया तो मेरे भाई का रोका था, तो मम्मी ने कहा, मैंने वैसे मेरे को गोल्ड में हाथ में कभी डालता नहीं, मम्मी ने कहा वेग भाई का रोका है, चल हाथ में ना गोल्ड की रिंग डाल ले। तो अभी तक ना वो गोल्ड की रिंग डली हुई है, अभी तक मैंने इसको उतारा नहीं, तो वो बहुत मुश्किल से अंदर घुसी। फिर मैंने कहा चल छोड़ यार, डली रहने दे। मम्मी डेली कॉल करके पूछती है, बेटे वहाँ लक्ष्मी नगर जा रहा है ना क्लास में, थोड़ा सा ना हाथ ना अंदर रख लियो। उनको पता है कि उंगली ना कट जाए किस दिन, पता लगे 5 उंगली लेके गया, 4 उंगली लेके वापस आ रहा, मम्मी 1 उंगली तो गई। मम्मी कह रहे कौन सी? मैंने कहा मम्मी अंगूठी वाली। भाई आप साउथ में देख लो ना, वहां लोग सोना डाल के नाम से घूम रहे हैं। आप यहां पे एक बार डाल के दिखा दो, गला काट देते हैं सर। एक सोने की चेन के चक्कर में गला काट दिया लोगों का। ये तो हालात चल रहे हैं, बताओ जी। तो यहाँ पे वो सोना चलता ही नहीं है वहां पे, यहाँ पे इतना सोना कहाँ चलता है? मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं है, शिरडी या कहीं शनि मंदिर है, वहां लोग सर घरों में ताला नहीं लगाते। पता नहीं शिरडी, पता नहीं शनि मंदिर कहीं पे है, वहां लोग ताला लगाते नहीं है, ताला लगाते नहीं वहां पे सर, वहां पे ताला लगाते, लोग आराम से सोए पड़े हैं, कोई उनको पता है चोर आएगा ही नहीं। पता नहीं शिरडी है, पता नहीं शनि मंदिर है, वहां पे लोग ताला नहीं लगा रहे। आप दिल्ली में एक बार घर में ताला लगाओ, घर में ताला मत लगाओ जी। आप बिना ताले के आप सो रहे हो, दरवाजे खोल के आप छोड़ जाओ, आपकी चारपाई ऐसे उठा के बाहर सड़क पे रख देंगे, खुद अंदर सो जाएंगे। सुबह उठोगे आपको नीला आसमान दिखेगा, आपको लगेगा पापा ऊपर छत तो थी, पापा छत का कलर ये नीला कैसे हो गया? पापा बोलेंगे बेटे मुझे भी नीला दिख रहा है, क्योंकि वो आसमान है बेटे, हमारा घर कहाँ गया? क्योंकि हमारा घर साईं या शनि मंदिर के आसपास तो है नहीं है। आप एक बार सो जाओ दिल्ली के अंदर जी, आपको बाहर घेर देंगे वो रातों रात के अंदर। तो ये तो हालात चल रहे हैं जी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि भाई साहब भगवान भी एक मंदिर है, सबसे बड़ा पैसा भगवान ही कमा रहा है, सबसे ज़्यादा पैसे आज भगवान ही कमा रहा है। तो अगर भगवान पैसा कमा रहा है तो फिर भगवान के पैसे पर हम टैक्स क्यों ना लें, ठीक है जी। और आपको मैंने पहले बताया भी था कि एक ज़माने में आधे कई बाबा जेल के अंदर हैं, और आसाराम कह दूँ, राम रहीम बोल दूँ, या एक रामपाल बाबा, सब जेल के अंदर है। और एक बाबा चलता था, बाबा पहले बहुत टाइम पहले की बात है, आपको मैंने GST के अंदर बताया भी था, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने GST के अंदर बताया भी था। वो निर्मल बाबा, समोसे की चटनी खा लो, गोलगप्पे का पानी पी लो, कीर पानी स्टार्ट हो जाएगी। बताओ, समोसे की चटनी ना खाने से कृपा रुकी पड़ी थी, गोलगप्पे का पानी ना पीने से कृपा रुकी पड़ी थी, ये भी काम चलता है। और 5-5 हज़ार रुपये की एंट्री टिकट थी उस बाबा की, अब उसके शो आने का मुंह है। तो मतलब कितने करोड़ रुपए की इनकम है यार, मतलब क्या है, मैं तो कई बार सोचता हूँ बाबा ही बन जाता हूँ यार। वैसे ही मेरी कास्ट गाबा है तो होगा क्या, कई बार तो ऐसे बच्चे बोलते हैं हाँ जी बाबा जी बोल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ विवेक बाबा ही बन जाऊँ, काम ही खत्म, करोड़ों रुपए की इनकम आएगी, सारी इनकम भी एग्जम्प्ट हो जाएगी, थोड़ी बहुत इनकम में टैक्स देना पड़ेगा, काम खत्म, ठीक है जी। तो बस अब ये है, ठीक है जी। सर मोमोज चटनी भी बोलते, सोच लेता, अरे आप उनके शो देख लेना एक बार जी।
सर आजकल तो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल सही बात है। जप नाम हाँ देखो ये बसल कह रहा है जप नाम जी, जप नाम जी। ये जप नाम करके ना कई काम हो जाते हैं जी, आपको नहीं पता। चलो वापिस आओ यार, वापिस आओ। तो फाइनली क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो ऊपर कवर नहीं है वो भी यहाँ पे कवर होगा। यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ICAI है, ICSI है, भगवान है, वो सब आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे जी। अब मुझे बताओ पर्सन में कौन से लोग कवर होंगे, क्या पता लग गया? अब फटाफट से कंक्लूड करो। पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है? बताओ जल्दी बताओ जी। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, मजा आ गया। जल्दी बोल दो फटाफट से जी। पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है? इंक्लूसिव। तो पर्सन इंक्लूड्स क्या क्या आएगा? पर्सन इंक्लूड्स, जल्दी बोलो, इंडिविजुअल, बहुत बढ़िया, बोलते रहो बोलते रहो, इंडिविजुअल, HEF, बहुत बढ़िया, कंपनी, फर्म इंक्लूड LLP, AOP, BY, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। तो वो सब जो होंगे पर्सन में कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब मुझे बस ये बता दो, ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद क्या अब मैं कह सकता हूं कि सेक्शन 4 में एवरी पर्सन का मतलब सब लोग हैं? अब मुझे बताओ, क्या ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि एवरी पर्सन में सब लोग कवर होंगे? आंसर इज यस। क्योंकि अगर पर्सन में जो भी लोग कवर नहीं होंगे तो भी वो कवर हो सकते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव नहीं है जी। तो फाइनली अब मैं ये कह सकता हूं कि एवरी पर्सन का मतलब है सब लोगों पर सेक्शन 4 एप्लीकेबल लगेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो अब ये कंक्लूड हो चुका है कि सब लोगों पर सेक्शन 4 लगेगा, इंडिविजुअल, HEF वर्नी, जितने भी लोग हैं सब लोगों पर सेक्शन 4 लगेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। डन है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। अब ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि सब लोगों पर सेक्शन 4 लगेगा। भाई ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हर पर्सन पे ना, हर पर्सन पे सेक्शन 4 लगेगा, ये बात तो क्लियर है। अब हर पर्सन पे सेक्शन 4 तो लगेगा, बट हर पर्सन की कौन सी इनकम पर? भाई हर पर्सन पे सेक्शन 4 तो लगेगा, ये बात तो क्लियर है, बट हर पर्सन की कौन सी इनकम पर, किस इनकम पे लगेगा? क्योंकि इनकम की भी कई तरह की होती है। तो सेक्शन 4 कह रहा है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, एक वर्ड यहां पे आ गया, टोटल इनकम। सर वो ये नहीं कह रहे एवरी पर्सन हुज इनकम, वो इनकम वर्ड नहीं कह रहे, या वो ये नहीं कह रहे एवरी पर्सन हुज ग्रोस टोटल इनकम, वो कह रहे एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम। मतलब सेक्शन 4 की एप्लीकेबिलिटी टोटल इनकम के ऊपर है, ना तो वो इनकम के ऊपर है और ना ही वो ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर है। तो एक दिमाग में क्वेश्चन क्लिक किया कि सर जो इन्होंने लिखा है टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का मतलब क्या है? टोटल इनकम को हम सिंपल भाषा के अंदर बोलते हैं टोटल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम को नॉर्मल हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम। अब ये टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है? याद करो कल मैंने आपको बताया भी था, आपको जब मैंने बेसिक क्लास बताई थी, टैक्सेबल इनकम मतलब 5 हेड की इनकम होगी, प्लस में क्लबिंग होगी, माइनस में सेट ऑफ हो गया, माइनस में डिडक्शन हो गया, तो फिर आपकी वो अपना ग्रोस टोटल इनकम, फिर आपकी डिडक्शन माइनस करने के बाद टोटल इनकम आती है, उस तरह से आपकी टोटल इनकम निकलती है। ठीक है ना? अब जो टोटल इनकम है, अब सुना ध्यान से, एक छोटा सा पॉइंट मुझे बताओ, इस टोटल इनकम का ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे टोटल इनकम निकालते कैसे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। और ये मत सोचना कि आज सेक्शन 4 हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ना ना ना। जिस दिन सेक्शन 4 खत्म होगा ना, उस दिन हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा और इसमें लगेंगे 7 से 8 लेक्चर। तो आप समझ सकते हो 7 से 8 लेक्चर हमारा सेक्शन 4 ही चलेगा। ठीक है? और जिस दिन ये खत्म, चैप्टर ये हमारे आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 4 में ही पूरा चैप्टर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है, एक पर्सन जो है, एक पर्सन वो इनकम कहां से कमाएगा? उसके लिमिटेड सोर्स होते हैं या अनलिमिटेड सोर्स होते हैं? पहले मेरे को ये बताओ, इनकम के आने के लिमिटेड सोर्स होते हैं या अनलिमिटेड सोर्स होते हैं? बताना मुझे। मतलब एक पर्सन को इनकम कहां से आएगी? एक पर्सन को इनकम कहां से आएगी? उसके लिमिटेड सोर्स होंगे या अनलिमिटेड सोर्स होंगे? बताना एक बार जी। बोलो 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 बोलो।
लिमिटेड सोर्स होंगे। भरत कह रहा है लिमिटेड सोर्स होंगे। हर्षिल कह रहा है अनलिमिटेड सोर्स होंगे। लिमिटेड सोर्स होंगे सूरज कह रहा है। कई बच्चे कह रहे हैं अनलिमिटेड होंगे। फिर एक बच्चे ने बोला, सृष्टि ने, मेरे ख्याल से लिमिटेड होंगे। मतलब कई बच्चे यार लिमिटेड और अनलिमिटेड की बात कर रहे हैं। जो बच्चे लिमिटेड कह रहे हैं, चलो मैंने माना ही नहीं आपने एग्जीक्यूटिव में कुछ पढ़ा है, तो मैं आपसे क्वेश्चन में क्या पूछूं। बट एक बात मैंने सोच के बताना यार, आपने कहा लिमिटेड सोर्स होंगे, तो मतलब एक आदमी इनकम कहां से कमा सकता है? क्या उसके लिमिटेड सोर्स होंगे? सर इनकम जाएगी कहां पर उसकी बात नहीं कर रहा, इनकम आएगी कहां से उसकी बात कर रहा हूं। मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि एक आदमी ने जो इनकम कमाई उसकी इनकम टैक्सेबल कितने हेड में होगी। मैं ये कह रहा हूं अगर एक पर्सन इनकम कमा रहा है तो इनकम आएगी कहां से, मतलब कहां से आ सकती है, उसके सोर्सेज कितने होंगे। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना, आपको भी ध्यान से सुनना, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा। मैंने कहा इनकम के आने के सोर्स क्या होंगे, तो सर आने के सोर्स तो अनलिमिटेड होंगे ना भाई। इनकम तो कहीं से भी आ सकती है, इनकम को आप कैसे बांध सकते हो? एक बात मैंने सोच के बताओ। अभी मैं अपने फेस टू फेस क्लास का आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आजकल ना जो वो बैग चल रहे हैं, एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे वो बैग पड़ा नहीं है अभी, नहीं अभी मेरे पास यहाँ पे बैग पड़ा नहीं है। आजकल आपने देखा वो आजकल ना जैसे ऐसे वो बैग चल रहे हैं जो ऐसे टांग के घूमते हैं, जैसे वो ऐसा नहीं है, ऐसे बैग टांग के घूमते हैं। आपने कभी देखा वो बैग होता है जिसमें वो लैपटॉप भी डालते हैं, बुक्स भी डालते हैं। तो उस बैग के ना साइड में, अगर आपने कभी देखा हो, उस बैग के साइड में आपकी एक पॉकेट होती है जो बोतल डालने के लिए होती है। आपने कभी देखा होगा यहाँ पे ऐसे बोतल डलती है, कभी देखा ऐसे बोतल डलती है। अब कई लोग उसमें बोतल डालते हैं और कई लोगों के लिए वो छोटा डस्टबिन होता है ना, छोटा डस्टबिन। बच्चे हंस रहे हैं, बच्चा कह रहा है हाँ सर सही बात, हम मुझे पता है। मतलब कई लोग तो उसमें बोतल डालते हैं और कई लोगों के लिए क्या होता है, छोटा डस्टबिन होता है। वो मतलब कोई भी अपना रैपर ऊपर जो मतलब अपना चिप्स कुरकुरे खा के वो अपना यहाँ पे सब कुछ घुसाते हैं, फिर बाहर जाके ऐसे मुट्ठी से बाहर निकालते हैं और जाके वो डस्टबिन में गिर देते हैं। इसलिए अब कई बैग वालों ने क्या करना स्टार्ट किया, अब 2 पॉकेट देना स्टार्ट कर दी कि भाई साहब एक हमने दी थी बोतल के लिए, दी तो हमने बोतल के लिए थी, तुमने उसको डस्टबिन बना दिया, तो हमें अब बोतल के लिए दूसरी देनी पड़ रही है। तो कई बार बैग में अब 2 चीजें होती हैं, 2 पॉकेट होती हैं। एक तो तुम डस्टबिन बना लो, एक में तुम कम से कम बोतल डाल लो, क्योंकि पानी शरीर के लिए जरूरी है, कचरा शरीर के लिए जरूरी नहीं है। तो हमने प्रेफरेंस दी कचरे को, पानी हम भूल गए, तो उनको स्पेशली दूसरी पॉकेट देनी पड़ गई, भाई एक में पानी रखो, एक में तुम कचरा रख लो, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, कई बार हम जल्दबाजी के अंदर होते हैं जी, तो कई बार हम जल्दबाजी के अंदर होते हैं तो फटाफट से क्या करते हैं, जैसे कई बार मेरे पास ना 500 रुपये का नोट था। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरे तो हेयर कौन से, अरे पूजा कैसी बात कर रहे हो नालायक, ये बाल, ओ माई गॉड, वो जो कंघी करते हुए बाल हाथ में झड़ जाते हैं, वो ऐसे घुमा घुमा के वैसे उसको अंदर रखते हैं, वो कह रहे हो क्या? क्या कर रहे हो, इधर देखो ध्यान से नालायक, सुनो अब ध्यान से, कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, हद हो गई बिल्कुल ही। सुनो ध्यान से यार, बैग वाले देख लेंगे ना वो घबरा जाएंगे मैसेज पढ़ के, सुनना ध्यान से। हाँ, तो अब 2 पॉकेट होते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम अपना बैग जो है, अपना बैग अपना टांग के घूमते हैं। तो जैसे मेरे पास ना कई बार 100, 150, मान लो 200 रुपये का नोट है, तो कई बार हम पैसे भी ना उस जेब में डाल देते हैं, कई बार हम पैसे भी उस जेब में डाल देते हैं। तो हुआ क्या, मेरी क्लास में फेस टू फेस क्लास में एक बच्चा आया, तो फटाफट दौड़ आया, कह रहा ऐसे फटाफट दौड़ आया, कह रहा हो सर सॉरी सर वो लेट हो गया। उसके हाथ में ना मान लो 500 रुपये का नोट था, उसके हाथ में 500 रुपये का नोट था। तो उसने फटाफट जेब में उसको जगह नहीं मिली, उसने क्या किया, फटाफट से वो साइड वाले पॉकेट में डाल दिया, और उसी पॉकेट में उसकी बोतल थी, उसी में 500 रुपये का नोट उसने अटका दिया। अब जैसे उसने क्या किया, बोतल बाहर निकाली ना, तो 500 रुपये का नोट भी बाहर आया और गिर गया। कई बार ऐसा होता है, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पैसे गिर जाते हैं, तो उसने क्या किया, फटाफट से एकदम बोतल बाहर निकाली पानी पीने के लिए, नोट बाहर आया, नीचे गिर गया। अब उस नोट पे मेरी नजर पड़ गई, मैंने कहा भाई साहब 500 का नोट गिर गया। कायदे से मुझे बताना चाहिए उस बच्चे को, 500 रुपये का नोट तेरा गिर गया, बट मैं इंडियंस हूं, मैं क्यों बताऊं। मैंने कहा भाई मैं नहीं बताऊंगा। बस मेरे मन में एक दुआ स्टार्ट हो गई कि हे भगवान, इसको 500 रुपये का नोट ना दिखे और बस मेरी क्लास खत्म हो जाए और 500 का नोट मैं अपनी जेब में डालूं। आज जाते ही मोमोज गोलगप्पे खूब खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, फ्री के 500 रुपये आएंगे जी।
तो 500 रुपये का नोट गिरा और नीचे उसका गिर गया, उसको पता ही नहीं 500 का नोट गिर गया। तो मैं अपना क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं बार बार देखता गया नोट ना उठा ले, नोट ना उठा ले, नोट ना उठा ले। तो मैंने अपना क्लास 5-10 मिनट जल्दी छोड़ दी। तो मैंने कहा जी ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, फिर मिलेंगे जी कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तो सब बच्चे फटाफट से अपना क्लास खत्म होने भागना स्टार्ट किए और मैं भी जान के नीचे आ गया और 500 रुपये के नोट पे मैंने पैर रख लिया। मैंने कहा भाई साहब अब यहीं पे खड़ा रहूंगा। तो अपना बच्चे निकलते गए 500 का नोट मेरे पैर के नीचे जी। अब जैसे सारे बच्चे गए मैं नीचे हुआ और मैंने 500 का नोट उठा के जेब में डाल दिया। मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, जो बच्चे लिमिटेड कह रहे थे, लिमिटेड, एक बात बताओ, अब 500 रुपये जो मैंने उठा के जेब में डाले तो क्या ये मेरी इनकम है या नहीं है? सोच के बोलना जी, क्या ये मेरी इनकम है या नहीं है? इनकम है या नहीं है? यस या नो? ऑब्वियस पता है इनकम है। तो ये इनकम कहां से आएगी? तो क्या ये लिमिटेड सोर्स है या अनलिमिटेड है? सर अनलिमिटेड है ना, इनकम तो कहीं से भी आ सकती है। मतलब इनकम के कमाने के सोर्स लिमिटेड नहीं है। इनकम आएगी कहां से? उसके अनलिमिटेड सोर्स है। इनकम जाएगी कहां पर? उसके लिमिटेड सोर्स है। तो फाइनली अब गवर्नमेंट मुझे बात कहती है कि विवेक तुम इनकम कहीं से भी कमा सकते हो, उसके लिमिटेड सोर्स नहीं है, बट तुम्हारी इनकम जो बाइफरकेट होगी ना वो 5 हेड में होगी। मतलब या तो तुम्हारी इनकम टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में, मैं दोबारा बोलूंगा, या तुम्हारी इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी? सैलरी हेड में, या तुम्हारी इनकम टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी, या तुम्हारी इनकम टैक्सेबल होगी पीजीबीपी, या तुम्हारी इनकम टैक्सेबल होगी कैपिटल गेन, और या तुम्हारी इनकम टैक्सेबल होगी अदर सोर्स में। बस ये बात ध्यान दो जी। तो मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि इनकम के ना, इनकम के कमाने के अनलिमिटेड सोर्स है, बट इनकम के जाने के लिमिटेड सोर्स है। मतलब या तो इनकम सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या पीजीपी या कैपिटल गेन या अदर सोर्स। और आप सब जानते हो अगर जिसको कहीं मौत नहीं मिलेगी, जो इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो सारी की सारी इनकम जो होगी वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। हाँ सर, मेरा भी नोट गिरा था और मिल नहीं रहा था, कहीं वो ऑनलाइन क्लास में तो नहीं खो गया था? अरे मैंने उठाया था, मेरा काम नोट उठाने का ही है। मैं जाता हूँ शाम को ना, रात को, वो बचपन में होता ना बच्चे होते थे, वो एक चुंबक होता है, चुंबक, एक लकड़ी का वो डंडा होता है, उस पर गोल गोल चुंबक लगा होता है, तो वैसे धरती पे ऐसे खिसका के चल रहे होते हैं, कोई भी सिक्के होते हैं, कील होती है, वो सब साथ में चिपक जाते हैं। तो मेरा शाम को 10 बजे के बाद काम यही है भरत हर्ष, मेरा काम यही है। मैं चुंबक लेके ना नालियों में घुसाता हूँ, सड़कों पे घुमाता हूँ कि कोई सिक्के 5 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे चिपक जाएं, शायद घर में आके मेरी कोई कमाई हो जाए। नालायक दोगे बिल्कुल जी। इधर सुनना ध्यान से जी। अब तो मुझे लास्ट टाइम बोलो जी, फटाफट से बोलना, इनकम के आने के सोर्स कितने हैं? आने के आंसर दो मुझे फटाफट से जी। इनकम के आने के सोर्स कितने हैं? अरे नालायकों आंसर दो तुम। आंखों से पानी देखो कैसे गिरा रहे हो, क्या कर रहे हो ये? जल्दी बोलो, अनलिमिटेड। और इनकम के जाने के सोर्स कितने हैं? जाने के, आने के नहीं, जाने के। जाने के कितने हैं? लिमिटेड। कितने जाने के सोर्स हैं? लिमिटेड तो हैं, कितने हैं? 5। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। दोबारा बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। एक बार फिर बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये आपके 5 हेड हैं। इन 5 हेड में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी या तो सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या पीजीपी या कैपिटल गेन। और इसको कहीं मौत नहीं मिलेगी, उसको मौत कहां जाके मिलेगी? अदर सोर्स में। तो आपने शायद एक मूवी का नाम भी सुना होगा, शाहरुख खान की मूवी है मैं हूं ना। तो शाहरुख खान की मूवी कहती है ना मैं हूं ना, तो वही सेम नाम है अदर सोर्स का। अदर सोर्स क्या कहता है कि अगर तुम्हारी इनकम उन 4 हेड में कहीं भी टैक्सेबल नहीं हो रही, तो मैं हूं ना, वो सारी इनकम तुम मुझ में टैक्सेबल कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अदर सोर्स एक रेजिडुअरी हेड है कि बची कुछ सारी इनकम जो होगी वो आपके अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। अब बस मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसका मुझे आंसर देना, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करेंगे जी। इस कॉन्सेप्ट को फिर हम कंक्लूड करेंगे। अब आपको ये तो पता लग गया कि आपके 5 हेड होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, तो मुझे बस ये बता देना कि ये इनकम जो है इनमें से किस किस हेड में टैक्सेबल होगी। बस आपने मेरे को ये बताना है
कि ये इनकम जो है इनमें से किस किस हेड में टैक्सेबल होगी, बस आपने मुझे ये बताना है जी। अब एक बात मुझे सोच के बताओ जी, जब मैं सीए बना आज से 9 साल पहले, जब मैं सीए बना आज से 9 साल पहले, तो आपको पता है सीए बनने के बाद ना ऐसे आप कुछ घंटों के बाद सीएस बनने वाले हो। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं तो आप सीएस बन जाओगे। तो मे बी अगर आपको बताओ सीए या सीएस बनने के बाद कैंपस प्लेसमेंट होती है, किसी को पता है कैंपस प्लेसमेंट होती है? मुझे एक बार यस या नो में आंसर दो, क्या आपको आइडिया है कैंपस प्लेसमेंट होती है? बताना मुझे जल्दी बताओ जी। कैंपस प्लेसमेंट होती है, हाँ सर कुछ है, मतलब कई बच्चों को पता है, हाँ सर कैंपस। अच्छा कैंपस प्लेसमेंट में होता क्या जी? कैंपस प्लेसमेंट में होता क्या है, कैंपस प्लेसमेंट में ना काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं और वो आपको सिलेक्ट करके अपनी कंपनी में लेके जाती हैं, और कैंपस में जो कंपनी आती है उसमें अच्छा खासा पैकेज मिलता है अगर वो अच्छी कंपनी होती है। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जब मैं सीए बना तो सीए बना मैंने मई 13 में एग्ज़ाम दिए थे, और मैंने कल आपको बताया था जुलाई 13 के अंदर मेरा रिजल्ट आया था। तो उस टाइम मेरी एज जो थी वो 20 साल की थी, उस टाइम मेरी एज 20 साल की थी। अब दोनों ग्रुप जो हैं वो मेरे सेम अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, मतलब दोनों ग्रुप मेरे एक साथ क्लियर हो गए थे, और भगवान की दया से नंबर भी ठीक थे, मतलब ऐसा नहीं था बिल्कुल पॉइंटों पे पास था, भगवान की दया से नंबर भी ठीक थे। और फिर आईपीसी जो मेरा था वो भी एक साथ क्लियर था, फिर सीपीटी भी पहली बार में क्लियर था। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा ना अच्छा इंप्रेशन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके 1-2 अटेम्प्ट लग गए तो जॉब नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप सब कुछ एक बार में निकालते जा रहे हो और आपके नंबर भी सही हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है, जॉब में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट ये नहीं कि आपको जॉब मतलब बिना नॉलेज के मिल जाएगी, नॉलेज आपको होनी चाहिए, बट कई बार आपको पहले बुला लेते हैं। तो भगवान की दया से हम सीए बने, और 20 साल के अंदर हम सीए बने। तो उस टाइम कैंपस प्लेसमेंट हुआ, 2013 की बात कर रहा हूँ, हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। उस कैंपस प्लेसमेंट में टोटल मिला के 28 कंपनीज आई, टोटल मिला के ना 28 कंपनीज आई, टोटल 28 कंपनी हमारे कैंपस प्लेसमेंट में थी 2013 में। अब जब 28 कंपनी बोलो, आईटीसी कंपनी, उसके अंदर आईटीसी कंपनी थी जी, इन्फोसिस थी, एचसीएल थी, और उसके बाद कौन सी वो कंपनी है, विप्रो कंपनी, मतलब आईटी कंपनी भी काफी आई थी, इवन बैंक भी काफी सारे आए हुए थे। टोटल मिला के 28 कंपनी मेरे कैंपस प्लेसमेंट में आई। और मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था कि मेरे को तो अपना टीचिंग के अंदर जाना है भाई, मेरा पैशन टीचिंग है, मैं लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, को फीस तो हर इंसान, देखो ना मैंने कहा छोटी छोटी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई फ्री में तो कोई नहीं पढ़ा सकता, बट फ्री में जितना मेरी तरफ से होता है मैं फ्री में वो कंटेंट देता हूँ जी। रिवीजन क्लास हो गया वो मैं अपनी तरफ से करता हूँ, बट मेरे को एक मेरा पैशन था कि मुझे टीचिंग के अंदर जाना है। बट मेरे दोस्तों ने कहा यार विवेक कैंपस प्लेसमेंट के अंदर तो बैठ जाना, मैं अगर तेरे को पैकेज अच्छा खासा मिल रहा है तो साथ में पहले तू जॉब कर लियो, पढ़ा तू साथ साथ लियो, एक बार तू मतलब कम से कम बैठ तो सही, तेरे को इंटरव्यू का तरीका तो पता लगेगा, इंटरव्यू कैसे होते हैं। मैं कहा चलो ठीक है जी, भर देते हैं। मैंने अपनी कैंपस प्लेसमेंट भरी, और कैंपस प्लेसमेंट में 28 कंपनी हमारी आई थी। 28 कंपनी में से 23 कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया। अब 23 कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया, ये आपको रियल केस बता रहा हूँ जी। अब जब 23 कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। मतलब 23 कंपनी चाहती हैं 28 में से कि मैं उनकी कंपनी में आऊं, 23 कंपनी चाहती हैं 28 कंपनी में से कि मैं उनकी कंपनी में आऊं। बट आईसीएआई वाले कहते हैं, आईसीएआई वाले कहते हैं कि हम तुम्हें ऑप्शन देंगे 6 कंपनी का, हम तुम्हें 6 कंपनी का ऑप्शन देंगे जी। आईसीएआई वाले और आईसीएसआई का भी शायद कुछ ऐसा ही होता है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इतनी कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हो। भाई अब अगर मान लो मुझे 23 कंपनी ने सिलेक्ट किया, तो अब 23 में से 6 बेस्ट कंपनी जो होंगी ना मुझे बतानी पड़ेंगी जहां मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं। तो फिर मैंने अपनी 6 कंपनी बताई जी। अब मैंने 6 कंपनी बताई, मैंने कहा इन कंपनी के अंदर मुझे जाना है। उसमें से एक कंपनी थी आईटीसी कंपनी, जिसके अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ था। आपने शायद नाम सुना होगा आईटीसी कंपनी का, तो मैं क्लास में कई बार एग्जांपल भी आईटीसी कंपनी के काफ़ी सारे लेता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरा लगाव है, मतलब इस कंपनी से मेरा लगाव ये है कि बस मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। तो आईटीसी कंपनी के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ, तो पहला इंटरव्यू मेरा वहीं पर था। तो उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस मुझसे पूछे, मैंने अपना रिज्यूमे टैक्स के अकॉर्डिंग फ्रेम किया था कि टैक्स की नॉलेज मेरे को अच्छी है, और मेरी आर्टिकलशिप भी थोड़ी सी टैक्सेशन के अंदर हुई थी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी थी, और थोड़ा बहुत लॉ पढ़ना भी आता था, और मेरे को यह था कि मैं टैक्सेशन के आंसर दे सकता हूँ। तो उन्होंने रिज्यूमे मेरा देखा, टैक्स के क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे, और वो सेटिस्फाइड थे।
तो उन्होंने कहा ये आपको पैकेज जो मिलेगा ना, हम जो पैकेज देंगे वो 14 लाख रुपए का पैकेज देंगे आपको स्टार्टिंग का। और मैंने कहा 14 लाख रुपए का मतलब सीटीसी है। सीटीसी मतलब क्या, ये मुझे इन हैंड मिलेगा या इसके अलावा मुझे और बेनिफिट मिलेंगे? उसने कहा इसके अलावा ना काफी सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, मतलब कहीं भी आना जाना होगा वो कंपनी आपको देगी जी, सारा कंपनी का होगा, होटल कंपनी के होंगे, कैब कंपनी की होगी, आपको बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे, परक्यूजिट्स मिलेंगे, आपको रहने के लिए घर देंगे, तो काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये 14 लाख रुपए तो इन हैंड आपको मिलेंगे। अब अगर मैं उस टाइम 14 लाख रुपए सर लेता और 9 साल के बाद इस कंपनी में कम से कम, भी बता रहा हूं कम से कम मेरा 40 लाख रुपए का पैकेज हो, कम से कम, मैं सही बता, आज मेरे दोस्तों का है, आज मेरे कई दोस्तों का पैकेज है सर, कई दोस्तों का 40-40 लाख रुपए का पैकेज है। इवन बिग 4 सीए फर्म के अंदर वो डायरेक्टर से ऊपर पहुंच चुके हैं, उनका 40 लाख रुपए का पैकेज है 9 साल के बाद। तो अगर मान लो मैं उस फील्ड के अंदर होता तो 40 लाख तो मुझे भी आज मिल रहे होते, 40-45 लाख, 14 लाख से स्टार्टिंग है। तो अगर हर साल आप इंक्रीमेंट भी करोगे, 10-10% की इंक्रीमेंट भी करोगे, तो आराम से 35 लाख रुपए तो आज भी बनता होगा, ठीक है जी। और काफी सारे इंसेंटिव मिलते हैं, अगर आप अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन भी होती है। तो कहीं ना कहीं 40 लाख मुझे मिल रहे होते, बट मुझे उस चीज का दुख नहीं है, मुझे इस चीज की खुशी है कि मैं आप लोगों से अटैच हूं। मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि 40 लाख मेरे मारे गए, क्योंकि टीचिंग लाइन में तो कभी डाउन है कभी अप है। कभी बच्चे कल मान लो मेरे पास नहीं आए, मान लो बच्चे एडमिशन ही नहीं हो रहे जी, बच्चा कहता है हम विवेक सर से पढ़ेंगे ही नहीं, तो अगर मेरे पास मान लो 0 है, तो आज अगर मैं किसी कंपनी में जाऊंगा तो मुझे 40 लाख थोड़ा मिलेंगे। आज अगर मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाऊं तो मुझे पैकेज पता कितना मिलेगा, 10 या 15 लाख से बीच में मिलेगा सर, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग है। मैं एज ए फ्रेशर ही मुझे काउंट करेंगे। जो टीचिंग का 9 साल का एक्सपीरियंस है ये 0 बटा सन्नाटा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। टीचिंग का एक्सपीरियंस कभी भी कंपनी में काम नहीं आता। तो मान लो अगर कल मेरे पास बच्चे नहीं हुए तो 40 लाख मैं सोचूं यार 40 लाख मुझे पर साल के वहां मिलते, अब मुझे 40 लाख तो मिल नहीं रहे, बहुत कम मिल रहे हैं, मैं तो बर्बाद हो गया। आंसर इज नो। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों से जुड़ा। चलो अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल जी, सर सीएस को भी मिलता है क्या एज ए फ्रेशर? सीएस को पैकेज जो मिलता है वो 8 से 10 लाख तक का मिल जाता है एज ए फ्रेशर, अगर नॉलेज अच्छी हो, नंबर उसके अच्छे हो। अगर मान लो 1-2 अटेम्प्ट लग गए हैं आपके तो आप 6 लाख तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो फिर ज़्यादा नंबर कम है तो 4 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हाँ धीरे धीरे उनका बढ़ता रहता है। सीए का थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि सीए जो होते हैं वो अकाउंट्स और टैक्सेशन दोनों काम संभाल लेते हैं जी। बट आजकल अब सीएस का भी काफ़ी अच्छा पैकेज लगना स्टार्ट हो चुका है। वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज क्या है और आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है, ट्रेनिंग आपने कहाँ से की है, ठीक है नहीं। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी, अब सुनना ध्यान से। अब एक बात मैंने सोच के बताओ, तो अब मैंने कहा 14 लाख रुपए का पैकेज है। मान लो मैं वैसे कंपनी में गया नहीं, बट अगर मैं मान लो कंपनी में जाता, अब ना थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केस लेके चलो, क्योंकि मैं कंपनी में गया नहीं, बट अब इमेजिन करना कि अगर मैं कंपनी में जाता, तो अगर मैं कंपनी में जाता तो मान लो मिस्टर वीजी अगर आईटीसी कंपनी में जाते और आईटीसी कंपनी वाले पूरे साल के अगर 14 लाख रुपए उनको देते, बस मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, तो क्या आईटीसी कंपनी मेरा एम्प्लॉयर बन जाती, नहीं बन जाती? आवाज मार दो यस या नो। क्या आईटीसी कंपनी मेरा एम्प्लॉयर बन जाती, नहीं बन जाती? यस बन जाती। क्या मिस्टर वीजी में उनके एम्प्लॉय बन जाते, नहीं बन जाते? बन जाते। तो अब ये मुझे 14 लाख रुपए अगर एक साल के देते, सोच के बोलना, इन 5 हेड में से ये इनकम मेरी किस हेड में टैक्सेबल होती? बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, आंसर सैलरी हेड में टैक्सेबल होती। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी पैसा देगा ना, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी पैसा देगा तो वो एम्प्लॉय के हाथ में इनकम सैलरी में टैक्सेबल हो जाती है। बस ये बात ध्यान दो जी। तो आज अगर मान लो मैं आईटीसी कंपनी में ज्वाइन कर लेता, अगर मेरे को 14 लाख रुपए का पैकेज वहां मिल जाता, तो अगर 14 लाख मुझे एक साल के मिलते तो ये इनकम मेरी सैलरी हेड में टैक्सेबल होती। रीजन क्योंकि मैं उनका एम्प्लॉय बन जाता। एक बच्चा कहता है सर बट आप तो प्रोफेशनल हो, तो सर ऑब्वियस बात है, प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है कि क्या प्रोफेशनल एम्प्लॉय नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं भाई। आप अगर सीएस की डिग्री अगर आप लोगे तो इट डजंट मीन कि सीएस बनने के बाद हमेशा आपकी इनकम पीजीपी के अंदर जाएगी। नहीं, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो सीएस बनने के बाद भी आपकी इनकम सैलरी की है। हाँ, जो मेरी टीचिंग वाली इनकम है, ये इनकम मेरी किसकी है? ये मेरी पीजीपी की है। तो आप और मेरे बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये मेरी इनकम जो है वो किसकी है? ये मेरी पीजीपी की है। अगर मैं उस कंपनी में काम करता तो इनकम मेरी सैलरी की बन जाती। बस ये बात ध्यान दो जी।
चलो जी, तो मान लो मैं इस कंपनी में काम करने लग गया, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं इस कंपनी में काम करने लग गया, तो 14 लाख रुपए साल के आने लग गए, और 2 लाख रुपए का इंसेंटिव मान लो, तो 16 लाख रुपए मुझे एक साल के आने लग गए जी। अच्छा, आपको पता है कई बार ना अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, उनकी टाइमिंग बहुत बढ़िया होती है। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने इनसे पूछा कि सर मेरी टाइमिंग क्या है, आने जाने का टाइम क्या होगा। उसने कहा जी आपको ना 11 बजे आना है और आपको 6 बजे निकल जाना है। कई बार कंपनी की टाइमिंग बहुत बढ़िया होती है, बट हाँ वो 11 से 6 के बीच में फिर काम पूरा करवाती हैं। भाई काम पूरा करवाएंगे, मगर ये काम करने में कोई डर नहीं है। जब मैंने 3 साल आर्टिकलशिप में घिसाई की, तो उससे ज़्यादा घिसाई तो अब मेरी होगी नहीं, उससे कम ही घिसाई होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 6 की टाइमिंग परफेक्ट है जी, मैं आपकी कंपनी में आना चाहता हूँ। उसने कहा जी कल से मंडे से आप ज्वाइनिंग कर लो। अब मेरी टाइमिंग 11 से 6 है जी। अब 11 से 6 की जब मेरी टाइमिंग है, तो मेरे दिल में एक विचार आया, जब आप सीएस बन जाओगे ना, जिस दिन, मैं सही बता रहा हूँ सर, जिस दिन आप सीएस बन जाओगे आपका दिमाग पहले से और चलने लगेगा। जिस दिन भी आप सीएस बन जाओगे, तो सीएस बनने के बाद ना आपका दिमाग पहले से तेज चलने लगेगा। अभी तो दिमाग कहाँ चल रहा है, पढ़ाई में, पढ़ाई के अलावा और कहीं दिमाग अभी चलता नहीं है। बट सीएस बनने के बाद ना आपका दिमाग चलेगा यार पैसे में और कैसे कमाऊं, भाई इतनी मैंने मेहनत की है, मुझे और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है। यही मेरे अंदर भी जागृत हुआ, मैंने कहा मुझे और पैसा कमाना है। तो मैंने कहा यार विवेक, यार 11 से 6 की टाइमिंग है यार, सुबह 11 बजे तक मैं सोया रहता हूँ, कोई अच्छी बात थोड़ा है, शरीर भी खराब कर रहा हूँ, पैसे भी नहीं आ रहे, और अभी एक टाइम होता है यार मेहनत करने का। भाई सिंपल सी बात है, 35-40 साल के बाद मेहनत नहीं होती, मतलब मेहनत होती है, उस लेवल की नहीं होती ना। एक बात बताओ, आज अगर मैं मान लो 28 साल का हूं, तो 28 साल में जो मैं मेहनत कर सकता हूं, क्या सेम मेहनत मैं 40 साल में कर सकता हूं? आप कहोगे यस, बट आंसर इज नो। आपका शरीर वो साथ नहीं देगा सर। आज अगर मान लो मैं 24 में से मान लो 15 घंटे बोल रहा हूं, तो मैं 40 साल की एज में 15 घंटे नहीं बोल पाऊंगा। मेरे शरीर को आराम चाहिए, 50 साल के बाद नहीं बोल पाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, शरीर की भी तो एक लिमिट होती है। तो मैंने कहा यार अभी मेरी एज यंग है, अभी मैं 20 साल में सीए बन गया हूं, तो मुझे ना पैसे कमाने हैं और जल्दी पैसे कमाने हैं, क्योंकि 40 साल के बाद मैंने सोचा हुआ है कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा और मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, सुबह 11 बजे तक का टाइमिंग फ्री है, तो 11 बजे तक ना ऐसा करते हैं, लक्ष्मी नगर में ना मैंने देखा कि, मैंने कहा यार कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कहाँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने देखा लक्ष्मी नगर में क्या होता है, लक्ष्मी नगर में सुबह सुबह 5:30-6 बजे बच्चे ना ऐसे बैग लेके जा रहे होते हैं, और सारे बच्चे क्लासेस में जा रहे होते हैं। और सारे बच्चे, जितने बच्चे अपना ये फ्लैट में, पीजी में या गेस्ट हाउस में रहते हैं, इनका नाश्ता एक ही होता है, चाय, साथ में रस, फैन, मट्ठी। तो मैंने कहा यार मैं क्यों ना चाय की दुकान खोल लूं। भाई मैं सुबह 5 बजे चाय की दुकान लगा लूंगा, और अपना 10 बजे तक चाय की दुकान अपना करूंगा, फिर 11 बजे ऑफिस चला जाऊंगा। भाई है क्या, भाई अपना मुंह पे मास्क डाल लूंगा, ऐसे यहाँ पे मतलब मफलर बांध लूंगा, किसी को नहीं पता लगेगा मैं सीए विवेक हूं। मैंने अपना दुकान खोल दी जी, वीजी टी स्टॉल। है मेरी, आपको मजाक लग रहा है, लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन के नीचे मेरी चाय की दुकान है। आप पूछ लेना किसे वीजी टी स्टॉल कहाँ पे, आपको वो पहुंचा देगा। बट मैं शाम को बैठता हूँ, मैं दिन में नहीं बैठता। तो मैंने वीजी टी स्टॉल खोला, और भाई साहब मैं खोल के बैठ गया। मैंने कहा चाय की दुकान, चाय की दुकान, चाय। मैंने अपना बोलना स्टार्ट किया, चाय 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 चाय। कोई आए ना, मतलब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैंने कहा यार कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा यार। सामने एक चाय की दुकान है, वहां सारे कस्टमर जा रहे हैं, और तेरे पास कोई कस्टमर, और तेरे पास तो डिग्री भी है, तो इतनी बड़ी डिग्री होने का फायदा ही कह रहे, तो कस्टमर नहीं खींच पा रहा। मैं भाई साहब घर गया, मैंने कहा विवेक कोई तरीका निकाल। मैंने भाई साहब क्या किया, मैंने कहा ये कॉम्बो ऑफर निकाल दिया, 10 रुपए की चाय प्लस मट्ठी प्लस फैन। मैंने भाई साहब बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, कॉम्बो ऑफर, कॉम्बो धमाका, कॉम्बो धमाका, 10 रुपए की चाय प्लस मट्ठी प्लस फैन। भाई साहब लोग पगला गए, लोग कह रहे भाई साहब वो 10 रुपए की चाय दे रहा है, ये 10 रुपए की चाय प्लस मट्ठी प्लस फैन है। नजारे आ गए जी, उन्होंने भाई साहब चाय बिकनी स्टार्ट हो गई। और जो मैंने चाय मलाई मार के बनाई, इलायची अदरक काली मिर्च डाल के, भाई साहब लोगों के होश उड़ गए कि चाय पीनी है तो वीजी की पीनी है, नहीं तो हम कहीं चाय नहीं पियेंगे। लोगों ने मेरी इतनी मार्केटिंग की, भाई चाय पीनी है वीजी की, चाय पीनी है वीजी की। भाई साहब चाय वीजी चाय वाला हो गया जी। जगह जगह चप्पे चप्पे लक्ष्मी नगर में एक आवाज सुनने लग गई कि चाय पीनी है वीजी की, चाय पीनी है वीजी की। भाई साहब लाइनें पे लाइनें लगनी स्टार्ट हो गई, जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बस ये बता दो, अब जो मैं चाय की दुकान से मुझे पैसे आ रहे हैं, क्या ये मेरी सैलरी की इनकम है? फटाफट से बोल दो जी। हाँ, काली मिर्च मनीष चाय में डलती है, वही है ना, तुम्हें चाय बनानी आती नहीं है, अब क्या करें बताओ, जल्दी बोलो मुझे फटाफट से जी।
मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, क्या चाय से आने वाली इनकम मेरी सैलरी में टैक्सेबल होगी क्या? जल्दी बोलो, क्या चाय से आने वाली इनकम मेरी सैलरी में टैक्सेबल होगी क्या? आंसर इज नो। ये इनकम मेरी टैक्सेबल कहां पे होगी? पीजीबीपी, क्योंकि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया तो मेरी इनकम पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इनकम मेरी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो गई। अब देखो मेरा बिजनेस भी चल रहा है, फिर भाई साहब मैं सैलरी भी कंपनी में भी जा रहा हूँ, फिर शाम को मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। बच्चा कह रहा है लालची इंसान। हाय लालची इंसान हो सर आप तो, मतलब आपको कोई ये वही नहीं है क्या? बनने तो तुम सीएस बन जाओ एक बार, बन जाओ एक बार, फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे दिन रात काम करोगे। आपके उस टाइम जुनून होगा कि मुझे पैसे कमाने थोड़े बहुत से, ठीक है जी। तो भाई साहब मैंने सुबह अपना चाय की दुकान, फिर भाई साहब मैं कंपनी में जॉब करने गया, फिर मैंने शाम को बैचेस लेने स्टार्ट किए। मैं कहा बच्चों को भी पढ़ाऊंगा। शाम को एक बैच मैंने अनाउंस कर दिया, यहां से पैसा, वहां से पैसा, यहां से पैसा, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। पैसा दबा दबाने लग गया जी। अब मेरी दो इनकम आने लग गई, सैलरी और पीजीबीपी के दो इनकम आने लग गए। अब मेरा बिजनेस सैलरी मेरे को एक साल की 16 लाख रुपए आती थी, और बिजनेस की इनकम मान लो मेरी एक साल की 10 लाख रुपए, 26 लाख रुपए साल की इनकम आ गई मेरे को, और मेरी उम्र सिर्फ 21 या 22 साल थी। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार विवेक एक बात बता कि तू पैसे ये 26 लाख रुपए साल के कमा रहा है, तू कर क्या रहा है, मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट मैंने अभी सोची नहीं। मैं कहा करूँ क्या? कह रहा भाई तू ऐसा कर, तू लक्ष्मी नगर में ना, लक्ष्मी नगर में एक ना कमरा ले ले, तू मतलब एक घर ले ले छोटा सा, 30-35 लाख का तेरे को घर मिल जाएगा लक्ष्मी नगर में। और यहाँ पे ना लोग किराए पे रहने बहुत आते हैं भाई। लक्ष्मी नगर एक हब है, हब। लक्ष्मी नगर एक हब है, यहाँ सीएस के बच्चे, सारे सीएस के बच्चे यहाँ पे आते हैं, सारे सीए के बच्चे यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। मतलब कोचिंग सेंटर और जितनी भी सस्ती आइटम्स, महंगी आइटम, सब तेरे को लक्ष्मी नगर के अंदर मिलेगा। तो एक कमरा ले ले, और कमरा तू लेगा तो बच्चे यहाँ पे किराए पे रहने के लिए आएंगे, और किराए पे लगा दी आराम से, तेरे को किराए की इनकम भी आएगी। मैं कहा यार बात तो सही है। मैं कहा देख पिछले साल मेरे 26 लाख रुपए कमाए थे, और फिर अब 26 लाख रुपए कमाए तो 52 लाख रुपए हो गए, तो क्या मुझे घर मिलेगा? कह रहा मिल जाएगा, टेंशन मत ले। अब मैंने क्या किया, मैंने मान लो 40 लाख रुपए का एक घर ले लिया, और वो मैंने किराए पर लगा दिया 10,000 रुपए पर मंथ है। मतलब 40 लाख वाला घर 10,000 पर मंथ किराए पर लगा दिया। सर पगला गए हो क्या आप? नहीं पगला गए हो क्या? मतलब 40 लाख वाला घर 10,000 पर मंथ किराए पर लग जाएगा है? एक बार लक्ष्मी नगर में आके देखो, एक बार ना आप लक्ष्मी नगर में आके देखो सर। लक्ष्मी नगर से, लक्ष्मी नगर में एक एसी दूसरे एसी को किस कर रहा है आपस में। आपको भी देखना लक्ष्मी नगर की गलियों में भाई साहब ऐसे ऐसे दीवार स्टार्ट होती है, ऊपर आके साथ में चिपक जाती है, एसी आपस में टकरा रहे हैं। ऊपर एक बार शक्ल करके देख लो, तारे गले में लटक जाएंगे आपके। आपको क्या पता लक्ष्मी नगर का, आज 60 गज की बिल्डिंग के ऊपर 10 फ्लोर बने हुए हैं। थोड़ा सा अच्छा सा भूकंप आ गया ना, सारी बिल्डिंग एक दूसरे के ऊपर लेट जाएंगी। लक्ष्मी नगर के ये हालात हैं। आप कैसी बेकार की बात कर रहे हो यार। हाँ तो लक्ष्मी नगर एक अलग दुनिया है, एक अलग कंट्री, एक अलग वर्ल्ड है यार। वो एक अलग ही जुनून है वहां पे, एक रहना एक बहुत बड़ी काबिलियत है वहां पे। आपको उसके लिए काबिल इंसान बनना पड़ेगा लक्ष्मी नगर में आपको रहने के लिए। वो एक ड्रीम होता है लोगों का, एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है वो लक्ष्मी नगर में रहना। हाँ चलो अब सुना ध्यान से। तो 10,000 पर मंथ मुझे किराया आने लग गया। अब ये बताओ 10,000 पर मंथ जो मुझे किराया आ रहा है, क्या ये मेरी सैलरी की इनकम है, मेरी पीजीपी की इनकम है, किसकी इनकम है बताओ जी। अरे जल्दी बताओ मुझे, मेरे को ये बताओ बस कि ये मेरी इनकम किस चीज की है। सैलरी की इनकम है, पीजीपी की इनकम है, किसकी इनकम है? ये इनकम मेरी किसकी है जी? ये मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जी। ये मेरी इनकम किसकी है? हाउस प्रॉपर्टी की, क्योंकि आने वाला रेंट जो होगा वो किस हेड में टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो 3 हेड की इनकम पता लग गई भाई। आईटीसी कंपनी मुझे पैसा दे रही है सैलरी का, जो चाय की दुकान से पैसा कमा रहा हूं बिजनेस, बच्चों को पढ़ा के पैसा कमा रहा हूं बिजनेस, उसके बाद जी जो मेरे को रेंट आ रहा है मेरी हाउस प्रॉपर्टी। और मैंने क्या क्या कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी गोल्ड के अंदर, फिर मैंने कुछ गोल्ड बेच दिया, कुछ मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, उनको बेचने से मुझे पैसा आया। तो जो प्रॉफिट मुझे एसेट को सेल करके मिला, तो वो इनकम मेरी कौन सी हो गई? वो इनकम मेरी कैपिटल गेन की इनकम हो गई। ठीक है जी। अब इस चीज को ना, ये सब कहानियां मैं छोड़ देता हूं। अब ये कहानी जो है ये 5 साल पुरानी हो चुकी है। मतलब 20 साल से मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, तो आज मेरी एज 25 साल की हो चुकी है। 5 साल मुझे पैसा कमाते हो गए हैं। अब मेरी सैलरी बढ़कर 1 साल की 25 लाख रुपए हो चुकी है।
ठीक है जी। और मान लो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एक साल में, भगवान झूठ ना बुलवाए, मैं 4 लाख रुपए कमा लेता हूँ, ठीक है। और भगवान झूठ ना बुलवाए मेरी पीजीबीपी की इनकम एक साल में 20 लाख रुपए हो चुकी है। कैपिटल गेन मान लो इस साल मुझे 5 लाख रुपए का हुआ। अब ये सारी की सारी मेरी इनकम है जी। एक बच्चा देखो भाई साहब, देखो, देखो इसको, देखो इसको, देखो क्या नाम है आपका, अभिषेक, ऐसे आंखें फाड़ के देख रहा है, ओ माय गॉड इतने पैसे, नजर लगा के छोड़ूंगा। ये रियल नहीं है, मैंने कहा ना हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो आप। ये तो मैं सोचवा रहा हूं कि अगर मैं जॉब करता तो मैं क्या कर सकता था, मेरे दिमाग में थिंकिंग फिर ये होती। अब मेरी इनकम इतनी नहीं है, मेरी इनकम तो पूरे साल की 3-4 लाख रुपए है, बहुत है। अपना आराम से रिबेट में कवर होता हूँ, अपना 87A की रिबेट क्लेम करता हूँ, 12,500 रुपए का टैक्स की रिबेट है, टैक्स आता है 0, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 लाख की इनकम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बीवी है, बच्चे अभी आए नहीं है, आराम से घर चलता है हमारा जी। ठीक है जी। अब ये इनकम मेरी एक साल में आगे निकल के, इतनी इनकम मेरे साल में निकल के आगे जी। अब मेरी साल में भाई साहब निकल के आगे 54 लाख रुपए की इनकम एक साल की अभी तक। अब आप सब जानते हो जब इंसानों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो उनकी आदतें भी अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो, अगर इंसानों के पास ना पैसा ज्यादा हो जाता है तो उनकी आदतें भी अच्छी हो जाती हैं जी। ठीक है जी। अगर इंसानों के पास पैसा ज्यादा हो जाए तो उनकी आदतें अच्छी, आदत समझ गए ना, अच्छी आदतें समझ गए ना, क्या अच्छी आदतें मतलब, ना ना ना, अच्छी आदतें का मतलब नशा करना, महफिल में बैठना, वो छल्ले बनाना, वो अब देखा ना होटल में कई बच्चे स्टेटस डालते हैं अपना ऐसे करके, ऐसे छल्ले बन रहे होते, छल्ले बनाना, सट्टा खेलना, उनकी आदतें अच्छी हो जाती हैं। मेरे पास 54 लाख रुपए आए तो मेरे दोस्त ने बोला यार इतने पैसे तू साल के कमा रहा है भाई, तो उसको कहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा यार तो क्या, मैं इसको मैं सेविंग करता हूँ। तो कह रहा ऐसा कर, आज ना, आज क्रिकेट का मैच है, आज भाई सचिन के ऊपर बैट लगा दे, सचिन के ऊपर बैट लगा दे, 5 लाख रुपए की बैट लगानी है और 50 लाख मिलेंगे, 50 लाख। मैं कहा बैट क्या लगानी है कि सचिन शतक बनाएगा। मैं कहा ओए ऐसे की तैसे तेरी 5 लाख बर्बाद करवाएगा क्या मेरे। मैं कहा भाई 5 लाख बर्बाद क्यों करवाएगा भाई, सचिन शतक कहां से बनाएगा। कह रहा भाई लगा देना, भाई जाएंगे 5 लाख और अगर शतक बना दिया तो आएंगे 50 लाख। मैं कहा यार तू दिमाग खराब कर रहा है मेरा। मैं कहा चल ऐसा करता हूँ, चल लगा देता हूँ, देखी जाएगी यार, मैं घर नहीं बताऊंगा, लगा देता हूँ। अब भाई साहब मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए सट्टे पे लगा दिए कि सचिन आज शतक बनाएगा, 5 लाख रुपए की बैट है मेरी, 50 लाख मुझे बदले में मिलेंगे। उस दिन पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए हुए थे, किस्मत मेरी अच्छी थी, भगवान ने कहा तथास्तु, और भाई साहब सचिन ने शतक बना दिया। अब जैसे सचिन ने शतक बनाया, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो मेरे 50 लाख रुपए लॉटरी के हैं, तो क्या ये इनकम मेरी सैलरी है, नहीं। क्या ये इनकम मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, नहीं। क्या ये इनकम मेरी पीजीपी है, नहीं। क्या ये इनकम मेरी कैपिटल गेन है, नहीं। ये मेरी इनकम किसकी है, ये मेरी इनकम अदर सोर्स की इनकम है। बस ये बात ध्यान दो जी। मेरी बैंक में एक एफडी है, मेरी बैंक में एक एफडी है, वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, ये किसकी इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स भी परचेस कर रखे हैं, वहां से मुझे डिविडेंड आ रहा है, ये किसकी इनकम है, अदर सोर्स की इनकम। मतलब जिसको कहीं मौत नहीं मिल रही ना, जो इनकम ऊपर 4 हेड में कहीं भी टैक्सेबल नहीं हो रही, वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्स में आ रही है। भाई साहब हर तरफ से पैसा, हर तरफ से, मैं कह रहा हूं मत पूछो यार, पैसा ही पैसा। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। भाई साहब पैसा ही पैसा। मेरे पास एक साल में भाई साहब 70 लाख रुपए आ गए, 70 लाख रुपए। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, 70 लाख रुपए आ गए एक साल के अंदर। अब होता क्या है, ये उस टाइम मेरी एज हो गई 26 साल की, मैं 26 साल का हो गया। तो जब मेरी एज 26 साल की हुई तो अब होता क्या, जब आप अच्छा कमाने लग जाते हो ना, जब अच्छा कमाने लग जाते हो तो फिर घर की तरफ से एक प्रेशर आता है। फिर घर की तरफ से ना एक प्रेशर आता है। प्रेशर किस चीज का आता है कि अब इस लड़के के हाथ पीले कर दिए जाएं। अब मम्मी ने कह दिया, मम्मी ने कहा बस बेटे बस, अब मैं तेरा ध्यान नहीं रख सकती, बस बेटे बहुत तूने तंग कर लिया, अब ला कोई, अब जिसको तू तंग करेगा ना बोल देता ना बैठे बैठे, मम्मी चाय, मम्मी रोटी, एक बार बोल के दिखा दियो बेटा उसके सामने। ना तेरे से आटा गुंदवा दिया उसने, ना तेरे से चाय ऊपर रखवा दी, तो फिर मान जाएंगे तेरे को। चल अब तेरे हाथ पीले करने का टाइम आ गया, अब तेरी शादी करवाएंगे। मैंने कहा ये कैसी बातें करो मम्मी, अभी तो मैं सेटल ही नहीं हुआ। करे और कितना सेटल होगा भाई तू। नहीं, तेरी 26 साल की एज हो गई है
कि अब तू सेटल भाई, पैसे थोड़े बहुत कमा रहा है तो ठीक है ना, अब तू सेटल, अब तेरी शादी करेंगे, चल बता भाई तूने कोई पसंद वसंद की हुई है क्या, कोई पसंद वसंद। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना टाइम मैं अपना चाय की दुकान में बैठता हूँ, चाय की दुकान के बाद फिर पढ़ाता हूँ, फिर मैं जॉब में जाता हूँ, मैंने ऐसे पसंद नहीं की हुई, जो आप देख लो, आप भाई देख लो जो आपको अच्छी लगती है। बट मम्मी ना एक मेरी कंडीशन है। कह रहे शादी में भी कंडीशन है, शादी में भी तेरी कंडीशन है। मैं कहा हाँ कंडीशन है कि मुझे ना हाउस वाइफ चाहिए। ठीक है जी, मुझे ना हाउस वाइफ चाहिए, हाउस वाइफ चाहिए। मैं कहा भाई वो CS ना हो, CMA ना हो, मतलब कोई प्रोफेशन। मैं कहा आराम से वो घर बैठे भाई, अपना बिजनेस वो थोड़ा बहुत संभाल ले तो और क्या, मतलब आराम से घर बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं नहीं चाहता वो। कह रहे विवेक भाई तू CA है तो साथ में CA या CS तो होनी चाहिए ना, तभी तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, नहीं तो फिर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी। मैं कहा नहीं आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस लड़की देखो हाउस वाइफ हो, अपना कोई मुझे डिग्री की कोई इतना वो नहीं है। तो उसने कहा भाई ठीक है अब तेरी मर्जी है, रहना तूने है, हमने तो रहना नहीं है, रहना तूने है। मैं कहा हाँ आप सर्च करो। मम्मी ने अपना भाई साहब बोल दिया, अपना मासियों को, बुआ को, फूफे को, सबको बोल दिया कि भाई साहब विवेक ने मान गया हाथ पीले करवाने के लिए, इसका ब्याह करना है अब। तो इस देख लो जी, मासियों ने भाई साहब अपनी निकाली गैलरी में से फोटो में दे दनादन दिखानी स्टार्ट। ऐसे ही होता है सर, ऐसे परिवार में ऐसा होता है भाई साहब, फिर ऐसे दनादन फोटो आती हैं, ये देखो ए सोनी वोटी होएगी, ए विवेक दी वोटी बन सकती है, ए सोनी लगती पई हैगी है। ठीक है जी। तो मम्मी ने एक दिन क्या किया, मेरे को फोटो भेज दी, मम्मी ने फोटो भेज दी थी मुझे। तो मम्मी ने फोटो भेजी तो कह रहे विवेक देख ले भाई, आप अपना मतलब कोई डिग्री डुग्री नहीं है, मतलब अपना हाउस वाइफ है, नॉर्मल घरेलू लड़की है तो ठीक है। मैं कहा मम्मी आपको पसंद है ना, भाई अगर आपको पसंद है तो ओके करो, डन करो, डील डन डन। तो मम्मी ने कहा अच्छा ओ माय गॉड, श्रवण कुमार कहाँ आ गया हमारा। तो मैंने कहा हाँ डील डन करो। तो डील डन की जी। अब डील डन की, चलो रिव्या हो गया हमारा, ये अपना छोटी छोटी बीवी और छोटे छोटे विंकू मतलब विवेक, इनकी हो गई शादी जी। अब शादी होने के बाद एक दिन हम बैठे थे जी, तो शाम का टाइम था, तो एक दिन हम बैठे तो वैसे नॉर्मल डिस्कशन चल रही थी। एक दिन बैठे, शाम का टाइम था, तो मैंने अपनी मतलब छोटी सी बीवी को बोला, मैं कहा जी सुनते हो, मैं कहा जी सुनते हो, कह रही सुन ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं कह रही सुनते हो, मैं कहा ना मुझे ना टैक्स प्लानिंग करनी है। हैं कौन सी प्लानिंग करनी है आपने। मैं कहा मुझे ना टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स प्लानिंग करनी है आपने। तो समझी नहीं, मतलब मैं समझी नहीं कैसे कैसे कैसे। मैं कहा एक बात बताओ, देखो मेरे पास ना इतनी सारी इनकम आती है, मेरे पास इतनी सारी इनकम आती है, सैलरी की भी इनकम आती है, हाउस प्रॉपर्टी की भी आती है, PGP की भी आती है, कैपिटल गेन की भी आती है, अदर सोर्स की भी आती है, इनकम ही इनकम मेरे पास आती है, और आप हो 1 रुपया भी नहीं कमाते। कहती क्या मतलब है कहने का आपका ये। नहीं मियाँ जी क्या मतलब है कहने का आपका ये। आपकी मम्मी ने मुझे कहा था कि आप मेरे बेटे को कोई ऐसी वाइफ नहीं चाहिए डिग्री वाली, एक संस्कारी एक घरेलू लड़की चाहिए। नहीं तो अब आप मुझे ताने सुना रहे हो क्या कि मैं 1 रुपया नहीं कमाती, मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, क्या मतलब क्या। मैं कहा यार आप तो गुस्से दिल पे ले गए हो, प्यार से बात करो, गुस्से मेरे को नहीं गुस्सा करना आता, मैं गुस्से से डर जाता हूँ, आप प्यार से बात करो। उसने कहा अच्छा। तो मैं कहा अब एक बात बताओ, आप कमाते तो हो नहीं। तो कहती हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं करती। तो मैं कहा आपको पता है कि इनकम टैक्स में हर पर्सन की ना 5 लाख इनकम एग्जम्प्ट होती है। कहती अच्छा मुझे नहीं पता भाई, आप CA हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बड़े लोग, आपको तो पता होगा। मैंने कहा मेरे को पता है, ये कोई बड़े लोग कहने की बातें नहीं है ऐसे स्टाइल में। मैं कहा मुझे पता है, ठीक है जी। तो कह रही 5 लाख की इनकम एग्जम्प्ट है। मैं कहा तुम्हारी इनकम है 0, तुम्हारी इनकम 0 है। तो मैं कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी अगर कुछ इनकम, मैं अपनी, ठीक है जी, मैं अपनी अगर कुछ इनकम आपको बाइफरकेट कर दूं भाई, अगर मैं अपनी कुछ इनकम आपको बाइफरकेट कर दूंगा तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, आपकी एग्जम्पशन लिमिट यूज हो जाएगी और टैक्स हमारा कम हो जाएगा। मेरी वाइफ कह रही वाह। उसने मम्मी को फोन घुमा दिया अपनी, मम्मी इनके अंदर तो दिमाग भी है, आप कहते दिमाग नहीं है। मम्मी ये दिमाग वाले हैं, मेरे पति दिमाग वाले हैं, कह रहे हैं टैक्स बच जाएगा ऐसे, कह रहे हैं मैं अपनी इनकम देखो डाइवर्ट कर दूंगा और मेरी एग्जम्पशन लिमिट भी यूज हो जाएगी और टैक्स हमारा कम हो जाएगा। तो मैं कहा आपने क्या सोचा भाई साहब, CA में ऐसे ही बन गया क्या यार, हद हो गई, दिमाग नहीं है तो बिल्कुल बेइज्जती कर रहा है मेरे मुंह पे। मैं कहा मेरी इनकम अगर है 30% में टैक्सेबल है, अगर मैं थोड़ी इनकम आपको डाइवर्ट करूंगा तो टैक्स तो हमारा बच जाएगा। उसने कहा ऐसे कर सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैंने भाई साहब क्या किया कि जो मुझे रेंट दे रहा था ना, जो मुझे रेंट दे रहा था
उसको मैंने बोला कि ये रेंट मुझे ना देकर ना आप मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर दो। सर बहुत ध्यान सुनना जी, बहुत ध्यान सुनना। सर ये कहीं आपकी असली वाइफ ना सुन ले तो क्या हो गया यार, मेरी वाइफ तो गऊ है, गऊ गऊ है। देखो भगवान अच्छे लड़के, अच्छे इंसान को अच्छी चीज देता है सर, ठीक है। आप कर्म अच्छे करो, दिल सच्चा होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया मिलता है आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है जी। तो अब ध्यान सुनना, मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा, मैंने रेंट वाले को बोला कि आप किराया मुझे ना देकर ना मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर मान लो मेरी वाइफ को रेंट ट्रांसफर हुआ तो आपको नहीं लग रहा क्या ये डाइवर्जन ऑफ इनकम हो गया जी? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये डाइवर्जन ऑफ इनकम हो गया? जल्दी बताओ मुझे, ये आंखों से आंसू निकालना बंद करो जी। अरे आंखों से आंसू निकालना बंद करो। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये डाइवर्जन ऑफ इनकम हो गया? क्या ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है या नहीं है? यस है। और जब गवर्नमेंट को इस बात का पता लगा कि लोग ऐसे इनकम डाइवर्ट कर रहे हैं, भाई अपनी इनकम अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी संस्था को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक चैप्टर इंसर्ट कर दिया क्लबिंग ऑफ इनकम का जी, ठीक है। तो मैं आपको ना एक हिरार्की दिखा रहा हूं, देखो किस तरह से चैप्टर बनते हैं। फिर गवर्नमेंट एक चैप्टर लेकर आए क्लबिंग ऑफ इनकम का। अब क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर आ गया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हेलो 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 विवेक अंकल, क्या 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 कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, ये अपनी वाइफ को तुम इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, ये तुम्हारी इनकम बनती है, तुम ट्रांसफर अपनी वाइफ को कर रहे हो, तो ये इनकम तुम्हारी ही इनकम में वापस जुड़ेगी। हम एक चैप्टर लेकर आ रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। मैं इतना पछताया उसके बाद ना, मैंने मम्मी को दोबारा मैसेज किया, मम्मी क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर आ गया मम्मी, सारी इनकम जो जिस पर्पस के लिए मैंने शादी की थी, इनकम डाइवर्जन के लिए, वो सारी इनकम मुझ में क्लब हो रही है। तो मम्मी क्या आप CS करवा लें अपनी वाइफ को, आप अपनी बहू को करवाना चाहती हो? मम्मी कह रहे तेरे जुतियाँ पड़ेंगी नालायक, जब तुझे पहले कहा था मेरे को टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स प्लानिंग करनी है, कर ले टैक्स प्लानिंग फिर। अब ठीक है जी। अब इनकम टैक्स में एक चैप्टर आ गया क्लबिंग ऑफ इनकम। भाई साहब गवर्नमेंट ने कहा जी जो तुम्हारी 5 हेड की इनकम है, जो तुम्हारी 5 हेड की इनकम है, उसमें अब हम जोड़ देंगे क्लबिंग। उसमें हम क्या जोड़ देंगे जी? क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है जी। और फिर अगर मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है या तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, उस लॉस को हम यहां से माइनस कर देंगे, उस लॉस को हम तुम्हारा यहां से माइनस कर देंगे, फिर जाके तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी जी। फिर तुम्हारी कौन सी इनकम निकल के आ जाएगी जी? ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। और अगर मैं उस ग्रोस टोटल इनकम में से, अगर मैं उस ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर दूंगा, डिडक्शन का मतलब क्या है एक बात मैंने सोच के बताना। अब मेरे मतलब फॉर एग्जांपल ना, मेरी ग्रोस टोटल इनकम 50 लाख रुपए निकल के आ गई, कुछ हजार बच्चे के लिए गलत बीवी से शादी। अरे नालायक कैसी कैसी बातें करो, हद हो गई यार। मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ यार, तुम अपने अलग माहौल में चल रहे हो। कुछ हजार बच्चे करने के लिए, इधर देखो ध्यान से। तुम्हें क्या लग रहा है मैं धृतराष्ट्र हूँ क्या? तुम्हें धृतराष्ट्र लग रहा हूँ क्या मैं 101 बच्चे पैदा करूंगा? हद होगी। मेरी आंखें हैं यार, उनकी आंखें नहीं थी, उनको पता नहीं लगा। मेरी तो आंखें भगवान ने दी हैं, 2 आंखें भगवान ने दी हुई हैं, नालायक कहीं का। हद हो गई। इधर देखो ध्यान से नहीं। अब एक बात मैंने सोच के बताओ, मेरी ग्रोस टोटल इनकम 50 लाख रुपए है जी। अब अगर मेरी ग्रोस टोटल इनकम 50 लाख रुपए, अब मैं 50 लाख रुपए ना, गलत पढ़ लिया सर आपने, बच्चे करने के लिए नहीं बोला था, अच्छा बचाने के लिए बोला था। ओके, मेरे को लगा पता नहीं बच्चे कह रहे, बचाने के लिए बोल रहा था। ओके हाँ सही बात कह रहा है वो, बचाने के लिए तो कौन शादी करेगा। अब सुना ध्यान से, वापस आओ जी, अब वापस आओ। तो 50 लाख रुपए की मेरी इनकम थी जी, तो मैं 50 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास लेकर गया। तो मैंने गवर्नमेंट से बोला, गवर्नमेंट ने कहा हाँ। मैं कहा गवर्नमेंट ये मेरी 50 लाख रुपए की इनकम है, इस इनकम पे ना आप मुझसे टैक्स ले लो। अब गवर्नमेंट के लिए एक बात बता विवेक, कि तेरे घर में प्लीज, तेरे घर में कमाने वाला कौन है? भाई गवर्नमेंट कह रही कि तेरे घर में कमाने वाला कौन है। मैं कहा तुम्हें क्या मतलब जी? मैं कहा तुम्हें क्या मतलब मेरे घर में कमाने वाला कौन है? नहीं तुम्हें मतलब क्या है? कह रहे भाई तेरे भले की बात कर रहे हैं, ये बता तेरे घर में कमाने वाला कौन है? मैं कह रही इकलौता मैं ही कमाने वाला हूँ, मेरे पापा की अर्निंग इतनी नहीं है, मम्मी की भी नहीं है, और भाई और बहन भी अभी जॉब नहीं करते, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। कह रहे अगर तू कल मर गया तो? मैं कहा ओए 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 क्या 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 ये मतलब फिजूल की बातें, अगर तू कल मर गया तो? नहीं कह रहे तो एक बात बताई तेरा, तू भगवान से लिखवा के लाया क्या कि तू 100 साल जिएगा? नहीं तू भगवान से लिखवा के लाया तू 100 साल जिएगा? भगवान ने क्या क्या तन्ने?
भाई थन्ने भगवान ने किया कि तू 90 साल यहाँ पे जिएगा, तो 80 साल में कहा नहीं वो तो भगवान ने ऐसा कुछ मुझे कहा नहीं कह रहे कल। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ तो अनएक्सपेक्टेड है, तो अगर कल तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा तेरी फैमिली को? तू 50 लाख रुपए साल की कमा रहा है और अगर कल तू अचानक मर गया तेरी फैमिली को पैसे कौन देगा? मैंने कहा यार बात तो बुरी लग रही है बट बात सच्ची भी है, बात चुभी है बट सच्ची भी है। भाई अगर मान लो कल मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को, जब मैं 50 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरी फैमिली को तो पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरी फैमिली कहां से कमाएगी? मैं कहा तो गवर्नमेंट है, फिर मैं क्या करूं? कह रहे चुप करके ना जाके LIC करा, LIC करा, कम से कम 1-2 करोड़ रुपए का प्लान ले, कम से कम 1-2 करोड़ रुपए का प्लान ले, LIC करा, उसका प्रीमियम पे कर, और जो तो हमें प्रीमियम पे करेगा ना, हम तुझे कह रहे हैं उस पैसे पर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे। तो आपने देखा होगा 80C में डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो LIC की। तो मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हमें कोई फायदा नहीं है इसका, हमें कोई फायदा नहीं है, फायदा तुझे ही है, बट हम ये चाह रहे हैं कि तेरे मरने के बाद तेरी फैमिली सिक्योर हो जाए। तो जो भी तू LIC प्रीमियम पे करेगा उस पैसे पर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, उसमें तू 80C की डिडक्शन क्लेम कर लियो जी, ठीक है जी। ऐसे अगर तूने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है उसकी भी तू डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो अब ये डिडक्शंस माइनस करने के बाद ना फिर तेरी टोटल इनकम निकल के आएगी, और जो टोटल इनकम निकल के आएगी उसी को तू सेक्शन 4 में लेकर जाएगा जी। तो आई थिंक अब आपको एक मीनिंग समझ में आ गया होगा, टैक्सेबल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है। अभी तक आपने में भी रटा होगा बट आपके दिमाग में अब एक एग्जांपल फिट हो गया होगा। मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी में आप अब एग्जांपल नहीं भूलोगे कि विवेक सर CA बने थे, एक कंपनी में पैकेज लगा, फिर ऐसे ऐसे काम चला, फिर ये हुआ। तो आपके दिमाग में बिल्कुल नीट एंड क्लीन पिक्चर होगी कि पहले 5 है, फिर क्लबिंग ऑफ इनकम, फिर लॉस माइनस करेंगे, फिर डिडक्शंस माइनस करेंगे, फिर टोटल इनकम निकल के आएगी, और वो टोटल इनकम आपकी सेक्शन नंबर 4 के अंदर जाएगी जी, ठीक है जी। तो अब जो यहां पे हमने टोटल इनकम वर्ड पढ़ा, उस टोटल इनकम का मतलब क्या है, आई थिंक अब क्लियर हो गया जी आपको। तो टोटल इनकम मींस ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन, और ग्रोस टोटल इनकम मींस 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉसेस, इसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम जी। क्लियर है जी। अब एक बार ऐसा करो, फोटो क्लिक करो जी, जल्दी फोटो क्लिक करो फटाफट से। हेडिंग डाल लेना चैप्टर नंबर 1 जी, हेडिंग डाल लेना चैप्टर नंबर 1। यहां तक फोटो क्लिक करो जी। फोटो लेनी है जी, फोटो। डन है जी। और देखो वही लिखा है कि इनकम के आने के अनलिमिटेड सोर्स हैं बट इनकम के जाने के जो हैं वो लिमिटेड सोर्स हैं जी। और ये देखो जी आपकी वही 5 हेड प्लस में क्लबिंग माइनस में लॉस ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है जी। फिर माइनस में अगर आप यहाँ पे डिडक्शंस कर दोगे 80C to 80U या 10AA वाली, तो आपकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी जी। बस यहाँ तक आज हमने की है जी, ठीक है जी। तो आज आपने बस यहीं तक नोटिंग करके आनी है, ठीक है। अगली क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे जी कि प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, टैक्स रेट क्या होते हैं, कितनी एग्जम्पशन लिमिट है, क्या स्कीम नंबर 1 है, क्या स्कीम नंबर 2 है, वो सारी बातें धीरे धीरे डे बाय डे हम अपना करेंगे जी, ठीक है जी। बस आपने यहाँ तक अपनी नोटिंग कंप्लीट करके आनी है। डन है। तो फिर बाकी हम मुलाकात करेंगे जी, बाकी हम मुलाकात करेंगे अपनी कल की क्लास में, सेम टाइम 11 बजे सेम जगह। उम्मीद करूँगा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जी।
ठीक है जी, बस आपने एक बार इसकी रिवीजन करके आनी है। बाकी फिर हम कल मिलेंगे सेम टाइम 11 बजे सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद जी।